Let us start. Okay, so your paper is paper number 4. Paper number 4, that is, yeah, that becomes the income tax का portion, right? But in case of direct tax, अब तुम क्यों भरते हो गवर्नमेंट के लिए? गवर्नमेंट को क्यों भरते हो पैसा? बिकॉज इट इज अ कंपल्सरी. सो इट इज कंपल्सरी extortion, compulsory extortion of money. What is tax? It is a compulsory extortion of money. Compulsory मतलब क्या? जबरदस्ती. And extortion मतलब क्या? वसूली. तो गवर्नमेंट हम लोग से क्या करता है? जबरदस्ती वसूल करता है. It is a compulsory extortion of. Extortion मतलब क्या? वसूली करता है. Compulsory extortion of what? Money. तो कोई भी हम लोग से अगर जबरदस्ती पैसा वसूल करेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? टैक्स. लेकिन इसका मतलब ये हुआ क्या कि जो गुंडे मवाली है वो भी हम लोग से जबरदस्ती पैसा लेते तो वो भी टैक्स है क्या? वो भी टैक्स के डेफिनेशन में आएगा क्या? नहीं. टैक्स का डेफिनेशन आगे कंटिन्यू होगा. कंपल्सरी एक्सटॉर्शन ऑफ मनी अंडर एनी लॉ. Compulsory extortion of money under any law. It means if government wants to recover money from us, then they have to recover that money under any law. Under any law मतलब किसी कानून के तहत. एक कानून होना चाहिए जो उनको राइट्स देगा, उनको किनको? गवर्नमेंट को. who gives rights to the government so that they can collect money from us. Okay, so it is a compulsory extortion of money under any law. There should be a particular law to collect. अब गवर्नमेंट हम लोग से इनकम टैक्स लेती है तो इनकम टैक्स क्यों लेती है? बिकॉज दे हैव गेन्ड दैट पावर्स फ्रॉम इनकम टैक्स एक्ट. ओके, अगर वो इनकम टैक्स एक्ट नहीं बनेगा तो वो हमसे इनकम टैक्स नहीं कलेक्ट कर सकती है. तो इफ व्हेन देयर इज एन इनकम टैक्स एक्ट, दैट्स व्हाई फ्रॉम देयर गवर्नमेंट ड्रॉज द पावर टू कलेक्ट मनी फ्रॉम द पीपल एंड उससे वो टैक्स कलेक्ट करते हैं. आया समझ में इतना? तो कल को अगर मोदी जी को उठ के लगा, कल सुबह उठ के अगर उनको सपना आया और उन्होंने कल सुबह उठ के डिक्लेयर किया कि अभी हम XYZ टैक्स कलेक्ट करने वाले हैं, तो वो कर सकते हैं क्या ऐसे? नहीं. दे हैव टू मेक एन एक्ट. दे हैव टू ड्रॉ पावर्स फ्रॉम द लॉ. जाके कॉन्स्टिट्यूशन में देखना पड़ेगा कि इस चीज के ऊपर टैक्स लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते. टैक्स लगा सकते हैं तो उस चीज के लिए, वो XYZ चीज के लिए उन्हें एक्ट बनाना पड़ेगा. फिर उस एक्ट को लेके वो हमारे पास से टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं. जब वो एक्ट पार्लियामेंट में पास होगा उसके बाद वो हमसे टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं. Is that clear, everyone? So what is tax? Compulsory extortion of money under any law. Now we have two types of taxes in India. क्या है? Direct tax and indirect tax. These are two types of taxes. Now what is the difference between direct tax and indirect tax? So here it is direct tax and here it is indirect tax. So direct tax and indirect tax में क्या होता है? Indirect tax, direct tax में क्या होगा? Tax is levied and borne by the same person. क्या लिखा है हमने यहाँ पे? Tax is levied and borne by the same person. By the same person मतलब क्या? अभी डायरेक्ट टैक्स जो है, से एग्जांपल इनकम टैक्स है, तो अगर मिस्टर ए के ऊपर हम लोग ने लेवी मतलब क्या? उसको जिम्मेदार लगाया, उसका जिम्मेदारी है टैक्स भरने का. मिस्टर ए के ऊपर जिम्मेदारी है टैक्स भरने का, तो बोन भी कौन करेगा? मिस्टर ए ही करेगा. बोन मतलब क्या? बर्डन. Who will pay the tax? Mr. A will only pay the tax. Mr. A के ऊपर जिम्मेदारी. इनकम कौन कमा रहा है? इनकम टैक्स किसके ऊपर लगता है? इनकम. तो इनकम अगर मिस्टर ए ने कमाया है तो टैक्स भी लेवी होगा मिस्टर ए के ऊपर एंड वो पे भी कौन करेगा? मिस्टर ए ही करेगा. नाउ टुडे आई एम टीचिंग यू, right? I am giving you professional services. I am earning income. So if I am earning income, then government will levy tax on me. Then who will pay tax? मेरे बदले में आप लोग टैक्स भरोगे क्या? Will you pay tax? If I am earning income, then only I will pay tax. Okay? So that is levied. Levied मतलब क्या? Who is made responsible to pay tax? That person will have to take the burden of that tax. ये किसके कौन से केस में आता है? In case of direct tax. But indirect tax में क्या होता है? Tax is levied on supplier and borne by ultimate consumer. Tax is levied on supplier and borne by the ultimate consumer. Now IDT is mainly for goods and services. ठीक है? For example लेते हैं ये marker का. Okay, we'll take example of this marker. Now this marker is manufactured by someone else. There is a manufacturer of this marker. ठीक है?
मैन्युफैक्चर कहाँ पे होगा, फैक्ट्री में होगा। अब मैंने डायरेक्टली जाके तो फैक्ट्री से खरीदा नहीं रहेगा, दैट मैन्युफैक्चरर हैज सोल्ड दिस मार्कर टू होलसेलर, होलसेलर विल सेल दिस मार्कर टू रिटेलर, and then retailer means अपना normal shops, and then I will buy marker from the retail shop. So अभी मैं इसको आगे सेल कर रही हूँ क्या, नहीं, I am using it, it means I am consuming it, क्या कर रही हूँ मैं, consume कर रही हूँ, I am consuming this marker, so I am the consumer, and there is a manufacturer. तो मैन्युफैक्चरर ने ये मार्कर मैन्युफैक्चर करके बेचा, so when he is selling, that means manufacturer is earning, so manufacturer will have to pay tax to the government. Later on, when manufacturer is transferring to wholesaler, then here manufacturer has the right to collect that tax from the wholesaler. ठीक है, there is a manufacturer, he will sell to wholesaler, wholesaler will sell to retailer, and retailer will sell to ultimate consumer. ठीक है, अभी समझो इसको 100 रुपए का, we take example that this marker is of 100 rupees, right? So he manufactured this pen for 100 rupees. Now he will add his profit, say 10 rupees, that comes to 110. Now manufacturer is selling, that means he is earning. जो earn करेगा वो tax भरेगा. मैन्युफैक्चरर इज अर्निंग, सो फॉर एग्जाम्पल 10 रुपीज, तो उसको उसके ऊपर उसको जीएसटी से टैक्स लगेगा, फॉर एग्जाम्पल 10 रुपीज, नाउ दिस 120, नाउ मैन्युफैक्चरर होलसेलर को कितने में बेचेगा, 120 रुपीज में, ठीक है, मतलब ही हैज द पावर टू शिफ्ट हिज बर्डन, 10 रुपीज किसका जिम्मेदारी है, होलसेलर का, तो होलसेलर टैक्स भरेगा गवर्नमेंट को, बट ही हैज द पावर अंडर इनडायरेक्ट टैक्स, he has the power to collect tax and then shift his burden to the another person. So manufacturer will shift its burden to wholesaler, wholesaler will shift its burden to retailer, and retailer will shift its burden to ultimate consumer. ठीक है, तो ultimate burden किसके ऊपर आएगा, consumer के ऊपर आएगा. आप 10 रुपए का मैगी खरीदते हो, even in the 10 rupees मैगी का पैकेट also indirect tax is included, even in 1 rupee needle also indirect tax is included. Understood? That's why the word क्या है यहाँ पे, indirect. Indirect मतलब क्या, indirectly consumer is paying tax from his pocket, but he is not feeling the burden of it. He is paying, indirectly paying, and here directly have to pay. It means Mr. A, it will be levied on Mr. A, it will be borne by Mr. A, but in this case it will be levied say on Mr. A, but who will borne, Mr. C will borne. ठीक है, levied on some person and borne by another person, here levied and borne by the same person. I hope everyone is clear. Any doubts? So yeah, okay, so this was the first difference. Here indirect tax is levied and borne by same person, tax is levied on supplier and borne by the ultimate consumer. Next जो direct tax रहता है, it is called as progressive in nature, it is called as progressive in nature, and our indirect tax is regressive in nature. Okay, what is my direct tax? My direct tax is progressive in nature and my indirect tax is regressive in nature. Now what do you mean by progressive in nature? Progressive in nature मतलब क्या, जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपका टैक्स भी बढ़ता जाएगा, रेट ऑफ टैक्स भी बढ़ता जाएगा. फॉर एग्जाम्पल इन इनकम टैक्स देयर आर स्लैब रेट्स, ओके, देयर इज अ स्लैब रेट. स्लैब रेट मतलब क्या, फॉर एग्जाम्पल इफ माई इनकम इज ओनली 3 lakh rupees, then I have to pay say 5% tax. If my income is 3 lakhs say 30 lakhs, then I have to pay 20% tax. And if my income is 3 crore, then I have to pay 30% tax plus surcharge. So as my income goes on increasing, my rate of tax will also go on increasing. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर एक मिस्टर ए है, इफ मिस्टर ए का इनकम इज से ओनली 3 लाख रुपीज, तो मिस्टर ए कितना परसेंट भरेगा, ओनली 5% टैक्स. इफ इट्स इनकम इज 3 लाख रुपीज. अगर कोई मिस्टर बी है तो उसका इनकम इज 5 लाख रुपीज, देन ही विल पे 20% टैक्स, 20% टैक्स, ठीक है. एंड इफ मिस्टर सी उसका इनकम इज 30 lakh rupees, then say he has to pay 30% tax. ठीक है, मतलब there are 3 different persons, there are 3 different incomes and they have different rates of tax, and as their income is going on increasing, my rate is also going on increasing. That means my rate is progressive. Okay, मेरा रेट, टैक्स रेट क्या होते जा रहा है, प्रोग्रेस होते जा रहा है, तो इसलिए इसको बोला जाता है प्रोग्रेसिव इन नेचर. रेट ऑफ टैक्स क्या है, प्रोग्रेसिव इन नेचर. Whereas indirect tax में क्या होगा,
रिग्रेसिव इन नेचर, रिग्रेसिव इन नेचर मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल ये जो मार्कर है, से दिस इज ऑफ 50 रुपीज, ये मार्कर है 50 रुपीज. आई एम ए सिंपल इंडिविजुअल, से माई इनकम इज 1 lakh rupees. Now if I go to take this marker, how much shopkeeper will sell to me? For how much he will sell to me? For 50 rupees only. ठीक है, अभी वही दुकान में अगर मुकेश अंबानी ये मार्कर लेने गया, एग्जाम्पल ओके, अगर वही दुकान में मुकेश अंबानी सेम मार्कर लेने गया, will the shopkeeper charge more? He will charge for MRP only, right? If he is selling this marker to me for 50 rupees, then he is going to sell this same marker to Mukesh Ambani also for 50 rupees only. ठीक है, so even though our income rate, even though our income is different, but rate of tax will remain same. Okay, because in this 50 rupees tax is included. ठीक है, तो shopkeeper can't do कि चलो 50 रुपीज के मार्कर में फॉर मी ही इज चार्जिंग 10 रुपीज का टैक्स, इफ मुकेश अंबानी कम्स देन ही चार्ज 100 रुपीज का टैक्स एंड देन उसका ये मार्कर का प्राइस इंक्रीज कर देगा. ओके, सो आइडियली ही कांट डू दैट. सो इन केस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, इन केस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स रेट क्या होंगे? रिग्रेसिव होंगे. रिग्रेसिव मतलब क्या? डिस्पाइट ऑफ द इनकम, डिस्पाइट ऑफ चेंजेस इन इनकम, इनकम कुछ भी रहने दो, द प्राइस, द रेट ऑफ टैक्स इज गोइंग टू बी सेम फॉर एवरीवन. ओके, कोई भी एक मोबाइल परचेस करते हो, इफ दैट मोबाइल हैज 18% चार्ज ऑफ टैक्स, इफ आई एम परचेसिंग दैट मोबाइल, देन ऑल्सो उस मोबाइल के ऊपर 18% जीएसटी लगेगा. एंड इफ मुकेश अंबानी इज परचेसिंग सेम मोबाइल, तो भी उसको 18% टैक्स रेट ही लगेगा. ठीक है, हम दोनों का इनकम्स अलग है. ओके, बट वो मोबाइल के ऊपर सेम टैक्स रेट लगेगा. बट क्या हम दोनों के ऊपर इनकम टैक्स सेम लगेगा? क्या हम दोनों के इनकम के ऊपर इनकम टैक्स सेम लगेगा? क्या नहीं, मेरे इनकम के ऊपर कम स्लैब रेट लगेगा एंड उसके इनकम के ऊपर ज्यादा स्लैब रेट लगेगा. ठीक है, थर्ड पॉइंट इज, यहाँ का एग्जाम्पल इज इनकम टैक्स एंड यहाँ का एग्जाम्पल इज जीएसटी एंड कस्टम्स. GST and customs. ठीक है, I hope everyone is clear. Any doubts? So we first understood the difference between direct tax and indirect tax. Direct tax क्या है? It is levied and borne by the same person. Here it is levied on supplier and borne by the ultimate consumer. Then this is progressive in nature. Why progressive? Because as my income increases, my rate of tax also increases. That is, whereas in indirect tax it is regressive in nature. Regressive in nature मतलब क्या? Despite of the difference in income, the rate of tax is going to be same, because that rate of tax is going to be on goods or services. So whether that goods is consumed by poor person or that goods is consumed by richer person, the rate of tax is going to be same on that particular goods or service. Okay, is that clear everyone? Has everyone noted it down? Yeah, please try to note down whatever I am giving, because this is the most concise form which I am giving you to remember the provisions. Once you remember the provisions, you can easily solve your MCQs. Okay. So we understood the difference between direct tax and indirect tax. Okay. Now ये क्यों पढ़ा हम लोग ने? क्योंकि सिलेबस में है, राइट? क्यों पढ़ रहे हम लोग डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स? बिकॉज यहाँ पे गवर्नमेंट हैज टू ड्रॉ पावर्स. इफ ही वांट्स टू, इफ द गवर्नमेंट वांट्स टू लेवी डायरेक्ट टैक्स, देन दे हैव टू गेट पावर्स. इफ दे वांट टू लेवी जीएसटी, देन दे हैव टू टेक द पावर्स फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, नाउ यहाँ पे सबसे बड़ा कौन होता है? सबसे बड़ा कौन है इंडिया के अंदर? तुम लोग बोलोगे मोदी जी. मोदी जी सबसे बड़े है क्या? सबसे बड़ा है कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज मोर पावर्स देन द नरेंद्र मोदी. ठीक है, now constitution of India, whenever anyone wants to levy any tax or wants to levy any powers, they have to go to the constitution of India. जाके constitution of India में देखना पड़ेगा यहाँ पे कोई powers है क्या, मतलब मुझे जिस चीज के ऊपर टैक्स लगाना है उसके पास कोई powers है क्या. From here they have to take the powers. What they have to take? They have to take the powers to levy the tax. Okay, now what is the ये constitution? Now in constitution, in आर्टिकल नंबर 246, जैसे एक्ट के अंदर क्या होते हैं? एक्ट के अंदर क्या होते हैं? सेक्शंस. वैसे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या होते हैं? आर्टिकल्स होते हैं. ठीक है, एक्ट के अंदर होते हैं सेक्शंस, वैसे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या होते हैं? आर्टिकल्स होते हैं. सो फ्रॉम द आर्टिकल दे हैव टू टेक द पावर्स टू लेवी एनी एक्ट.
Okay, now in this there are three lists. In this article there are three lists. Okay, there are three lists. First is union list, second one is state list, and third is concurrent list. Okay, list 1, list 2, list 1, list 2, and list. If you are manufacturing this marker in Maharashtra and you are selling this marker in Gujarat, तो it is within two states, right? तो उसके ऊपर क्या लगता था? Central sales tax लगता था. ठीक है, बिकॉज टू स्टेट्स इन्वॉल्व हो गई, इट इज अ ट्रांजैक्शन बिटवीन टू स्टेट्स. तो अगर भाई बहन दोनों के बीच में झगड़ा होगा तो कौन इंटरफियर करता है? मम्मी इंटरफियर करती है, सेंटर से सीधा राइट आता है. व्हेन टू पार्टीज आर देयर, तो हियर आल्सो व्हेन टू स्टेट्स आर देयर, तो महाराष्ट्र एंड गुजरात बोथ विल फाइट. महाराष्ट्र विल से मेरे पास से सेल हुआ है तो उसका टैक्स मेरा, गुजरात विल से मेरे स्टेट में सेल हुआ है तो वो टैक्स मेरा. तो वो केस में कौन बीच में आता था? सेंट्रल गवर्नमेंट. तो सेंट्रल गवर्नमेंट यूज्ड टू डिसाइड कि भाई किसका टैक्स किसके पास जाएगा. यूज्ड टू डिसाइड. ओके, so there was excise duty, custom duty, and central sales tax, alcoholic liquor and VAT. So this was union list, this was state list. Next क्या है? Concurrent list. You tell me, इसमें किसके पास powers रहेगा? इसके ऊपर exclusively central government, इसके ऊपर exclusively state government. तो concurrent list में किसके पास powers रहेगा? Central government as well as state government. ठीक है, so there are certain entries, there are different 1 2 3 4 5, there are different entries जिसके ऊपर powers कौन बना सकता है? लॉ कौन बना सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट, बोथ हैज जॉइंट पावर्स एंड दे कैन मेक एक्ट ऑन दिस ऑन दीज आइटम्स. ओके, बट अगर समझो सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, इफ बोथ हैव डिफरेंट ओपिनियन, देन इन दैट केस व्हाट विल हैपन? हु विल प्रिवेल? सेंट्रल गवर्नमेंट विल प्रिवेल. ठीक है, सो इफ देयर आर बोथ देयर आर डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियंस, देन इन दैट केस हुज डिसीजन विल प्रिवेल? सेंट्रल गवर्नमेंट का डिसीजन विल प्रिवेल. इज दैट अंडरस्टूड? So powers, there is article 246, there was union list, state list and concurrent list. In union list there was exclusively powers to central government and there were different types of taxes. Then in state list exclusive power was given to state government, under which there was one important item, that is alcoholic liquor for human consumption. And in concurrent list both had the power to levy taxes, that is central government as well as state government. Okay, टोटल एंट्री स्पेसिफिक स्टेट में, जैसे यूनियन में है 97 में, तो कॉन्करेंट में 47 एंट्रीज आर देयर. ओके, बट दैट विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ योर एमसीक्यू. मतलब टोटल एंट्रीज कितने वो नहीं है. सिर्फ यू शुड रिमेंबर दैट यूनियन लिस्ट का एक्सक्लूसिवली पावर्स आर गिवन टू सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट लिस्ट का एक्सक्लूसिव पावर्स आर गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट, एंड कॉन्करेंट लिस्ट का पावर्स आर गिवन टू सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट. So in case of GST, central government and state government both are working together. Okay, central government and state government both are working together, so they have drawn their powers from the concurrent list. Okay, so ये जो GST था वो सबसे पहले कहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था? It was first introduced in France. Okay, it was first introduced in France. सबसे पहले कहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था? ये फ्रांस में इंट्रोड्यूस किया गया था. एंड इंडिया में कब आया? When did it come to India? On 1st July 2017. ठीक है, GST का बर्थडे कभी है? When is the birthday of GST? On 1st July 2017. Okay, so this 1st July 2017 is the birth date of GST. बट उसके पहले, बहुत पहले से, ऐसे कोई भी जो एक्ट रहता है वो ऑन द स्पॉट इम्प्लीमेंट नहीं हो जाता है, उसके पीछे बहुत सारा प्रोसीजर्स लगता है. तो वो जो भी प्रोसीजर्स थे वो बहुत पहले से चालू हो गए थे, लेकिन इंडिया में कभी आया ये? ऑन 1st जुलाई 2017. मतलब इम्प्लीमेंट हुआ ऑन 1st जुलाई 2017. ओके, उसके लिए क्या करना पड़ता है? बिल्स पास करने पड़ते. क्या करने पड़ते हैं उसके लिए? बिल्स पास करने पड़ते. राइट, सो GST बिल was introduced. It was introduced. GST बिल जो था, सी कोई भी एक्ट बनने के पहले वो क्या रहता है? बिल रहता है. ठीक है, जब वो बिल को अप्रूवल मिलता है उसके बाद वो एक्ट बनता है.
तो सबसे पहले दिस जीएसटी बिल इट वाज इंट्रोड्यूस्ड अंडर 122nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल. ओके, so under GST bill was introduced under 122nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल. इट मींस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या किया गया, अमेंडमेंट किया गया. बिकॉज जीएसटी करके वो टाइम पे जिसने बनाया था, किसने बनाया था, बाबा साहेब अम्बेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था. तब उनको तो नहीं पता था कि आगे जाके इनको जीएसटी का जरूरत पड़ने वाला है. तो जीएसटी नाम का, जीएसटी मींस गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नाम का कोई एंट्री नहीं था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर. इसलिए क्या किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन को क्या किया गया, अमेंडमेंट किया गया. ठीक है, अमेंडमेंट करने के बाद ये जो अमेंडमेंट किया गया, सो देयर आर सो मेनी स्टेट्स इन आवर कंट्री, तो वो स्टेट्स क्या करेंगे, वो बिल पास करेंगे. क्या करेंगे, पास करेंगे. तो वो किसके अंदर, आसाम was the first state to ratify bill. ratify bill मतलब क्या, उसको कुछ तो भी करेक्शंस करने को लगे and then they are going to accept. तो आसाम was the first state, but first accept किसने किया, तेलंगाना. तेलंगाना was first state to accept the bill. Okay, so first the bill was passed. Now while passing the bill there were amendments. तो कॉन्स्टिट्यूशन में जीएसटी नाम का कोई एंट्री नहीं था, इसलिए क्या किया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पास किया गया. तो जीएसटी किसमें इंट्रोड्यूस किया हम लोग ने, 122nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में वी हैव इंट्रोड्यूस्ड जीएसटी and Assam was the first state to ratify the GST and Telangana was the first state who have accepted the GST. ठीक है, is this everyone clear? Okay, now so yes, रेटिफाई मतलब उनको कुछ करेक्शंस करना लगा. Assam thought that there should be some changes and then they will accept the bill. Okay, so they have passed it for ratification, for changes. Okay, but Telangana was the first state who have accepted the bill. Okay, yeah. Okay, now so for example, what is the meaning of GST? That is goods and services tax. Goods and services tax. Now पहले क्या होता था, क्यों लाया गया ये जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स क्यों लाया गया, बिकॉज इसके पहले क्या होता था, वी टेक एन एग्जांपल ऑफ दिस मार्कर. नाउ यू ऑल हैव टू अज्यूम, ओके, जो भी मैं एग्जांपल दूंगी यू हैव टू अज्यूम. नाउ फॉर एग्जांपल यू अज्यूम दैट यू आर अ मैन्युफैक्चरर ऑफ दिस मार्कर. क्या हो तुम, मैन्युफैक्चरर ऑफ दिस मार्कर. ठीक है, तुम ये मार्कर मैन्युफैक्चर करा रहे हो, मतलब तुम्हारे पास यू हैव अ फैक्ट्री एंड इन दैट यू आर परचेसिंग द रॉ मटेरियल. मार्कर के लिए रॉ मटेरियल क्या लगेगा, प्लास्टिक, इंक वगैरह. यू परचेस दैट प्लास्टिक एंड इंक एंड देन यू असेंबल एंड देन यू मेक दिस मार्कर. सो यू आर अ मैन्युफैक्चरर. नाउ अब जो मैन्युफैक्चरर रहेगा वो क्या कर रहा है, ये मार्कर मैन्युफैक्चर कर रहा है, इज मार्कर मैन्युफैक्चर्ड. ओके, नाउ पहले क्या होता था, इफ अ मैन्युफैक्चरर, नाउ फॉर एग्जांपल यू are manufacturing this marker, then you have to pay excise duty. क्या करना पड़ेगा, you have to pay this excise duty to government. ठीक है, आपने जैसे ही फैक्ट्री के अंदर ये मार्कर मैन्युफैक्चर किया, आपने बनाया, that on that moment you have to pay excise duty to the government because you have manufactured something that was covered under excise act. अब ये मार्कर मैन्युफैक्चर करके आप अपने घर में तो रखोगे नहीं, आप अपने फैक्ट्री में तो रखोगे नहीं, क्या करोगे, आप इसको सेल करोगे. नाउ फॉर एग्जांपल यू आर इन महाराष्ट्र, ओके, एंड आपने ये मार्कर मैन्युफैक्चर, आपका फैक्ट्री कहाँ पे है, महाराष्ट्र के अंदर है. नाउ आप क्या करोगे, मुंबई में आपका ये फैक्ट्री है, तो ये मार्कर आप पुणे में बेचोगे या फिर महाराष्ट्र से बाहर बेचोगे, या तो महाराष्ट्र में बेचोगे या फिर महाराष्ट्र के बाहर. फॉर एग्जांपल यू हैव अ ह्यूज बिजनेस, मतलब आपका मार्कर का अच्छा खासा डिमांड है महाराष्ट्र में भी एंड महाराष्ट्र के बाहर भी. सो नाउ आई विल सेल, एग्जांपल आई एम इन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में कहाँ पे, मुंबई. नाउ फ्रॉम मुंबई आई एम सेलिंग टू पुणे, पुणे भी कहाँ पे आया, महाराष्ट्र में आया. ठीक है, सो आई हैव 200 मार्कर्स. ठीक है, 200 मार्कर्स, 150 मार्कर्स आई एम सेलिंग फ्रॉम मुंबई टू पुणे एंड 50 मार्कर्स आई एम सेलिंग फ्रॉम
मुंबई टू सूरत, सूरत मीन्स गुजरात, ठीक है, एंड मुंबई मीन्स महाराष्ट्र। तो मैंने भेजा मुंबई से पुणे, 200 मार्कर्स हमने मैन्युफैक्चर किए, तो 200 के ऊपर एक्साइज ड्यूटी भरा, एज वेल एज 150 मैंने सेल किया पुणे में, 150 मैंने सेल किया सूरत में, तो इसके ऊपर मैंने कितना 50 किया। तो ये दिस इज महाराष्ट्र टू महाराष्ट्र, दैट मीन्स दिस इज विद इन द स्टेट। तो इसके ऊपर पहले क्या भरना पड़ता था, वैट भरना पड़ता था, ठीक है, पहले क्या भरना पड़ता था, वैट। एंड ये जो मैंने महाराष्ट्र से सूरत भेजा, दैट इज आउटसाइड स्टेट, this is within the state, this is outside state, so when it is outside state तो पहले क्या भरना पड़ता था, CST भरना पड़ता था, ठीक है, समझ में आया। मतलब एक मार्कर के लिए I have to pay 3 taxes, that is if I am manufacturing I have to pay excise, if I am selling within the state I have to pay VAT, if I am selling it in another state then I have to pay CST। नाउ ये सिर्फ CST मीन्स सेंट्रल सेल्स टैक्स, ठीक है, ये सिर्फ टैक्स भरने की बात नहीं आती है, यू हैव टू फॉलो दैट कंप्लायंसेस आल्सो। मतलब अगर तुम गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो एक्साइज डिपार्टमेंट वाले आएंगे, एक्साइज डिपार्टमेंट वाले आके बोलेंगे बताओ आपने कितने मैन्युफैक्चर किए, कितना क्या किया, रिटर्न्स बताओ, डॉक्यूमेंट्स बताओ, वो आके चले जाएंगे। उसके बाद वैट डिपार्टमेंट वाले आएंगे, वैट डिपार्टमेंट वाले आके पूछेंगे आपने कितना मैन्युफैक्चर किया, कितना सेल किया, महाराष्ट्र का महाराष्ट्र में कितना सेल किया, एंड उनका ना मंथली रिटर्न्स फाइल करना पड़ता था। रिटर्न्स फाइल करना पड़ता था मतलब क्या, गवर्नमेंट को हर में जो भी एवरी मंथ जो भी आपका रहेगा उन सबका फिजिकली रिटर्न्स, मतलब फॉर्म्स आते थे, यू हैव टू फिल दैट फॉर्म्स, you have to fill that forms and then you have to pay that to the you have to submit it to the government। then सेंट्रल सेल्स टैक्स रहेगा, CST के डिपार्टमेंट वाले आएंगे, वो आके बोलेंगे कि बताओ आपने कितना महाराष्ट्र के बाहर भेजा। अभी उनको बताने के लिए I have to maintain also so many records for different department, I have to maintain different records, so there were so many compliances, the compliances were increasing because of presence of so many taxes। okay, so just to manufacture this one marker the ये जो भी manufacturer रहेगा, say for example Mr. A, so Mr. A will have to pay central excise duty, VAT and CST। so the because of this burden of compliances the जो भी manufacturer था या फिर जो भी trader रहेगा that was under confusion, they have to maintain, so what he was thinking कि मैं अपना business करूं या फिर मैं ये सब इनका compliances संभालूं, ठीक है। तो to overcome all this mess they have come with a single solution, single taxation। ओके, इन सबको हम क्या बोलेंगे, मल्टीपल टैक्सेस, मल्टीपल taxes। So there were multiple taxes। Now to overcome this situation, they have come to a single taxation scheme that is called as one nation, one tax। one nation and one tax, ठीक है, one nation, one tax, that is called as GST। okay, मतलब if you are manufacturing then also you have to pay GST, if you are selling within the state you have to pay GST, and if you are selling in other states then also you have to pay GST। मतलब मेरे को किसका डिटेल्स रखना पड़ेगा, सिर्फ एक GST का डिटेल्स रखना पड़ेगा, ठीक है, I have to maintain only one record। now in this GST जो भी बाइफर्केशन है वो सब आगे किए गए, ठीक है। अभी ये तो हो गया अगर महाराष्ट्र में, समझो महाराष्ट्र टू गुजरात भेजा, फॉर एग्जाम्पल मेरा ये मार्कर का इंटरनेशनल डिमांड भी बहुत है, मतलब मैंने महाराष्ट्र मुंबई से मैंने भेजा लंदन में, मेरा ये जो मार्कर है इसका इंटरनेशनल डिमांड बहुत है, तो मैंने महाराष्ट्र से भी भेजा लंदन में, तो ये क्या हो गया, आउटसाइड कंट्री हो गया, आउटसाइड कंट्री, ठीक है। मैं महाराष्ट्र से लंदन भेज रही हूँ, मतलब व्हाट आई एम डूइंग एक्सपोर्ट, ठीक है, तो इसके ऊपर कस्टम्स ड्यूटी लगता था, ठीक है, इसके ऊपर क्या लगता था, कस्टम्स ड्यूटी लगता था। एंड इफ आई एम अ सर्विस प्रोवाइडर, अगर आई एम प्रोवाइडिंग एनी सर्विस तो उसके ऊपर क्या लगता था, सर्विस टैक्स। इफ आई एम प्रोवाइडिंग एनी सर्विस तो उसके ऊपर क्या लगता था, सर्विस टैक्स लगता था। so many taxes were involved, so to overcome all this multiple taxes का situation government came with one tax, that is GST। तो एक्साइज ड्यूटी हट गया, ठीक है, लेकिन सब गुड्स के ऊपर से नहीं हटा, थोड़े थोड़े गुड्स के ऊपर है, जैसे अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, दैट इज अ स्टेट मैटर, तो एक्सक्लूसिवली स्टेट मैटर, दैट इज एक्सक्लूसिवली स्टेट मैटर, तो सेंट्रल गवर्नमेंट हैज टोल्ड दैट इट इज इन हैंड्स ऑफ द स्टेट, वी विल नॉट इंटरफियर। देन वैट जो है, वैट कंप्लीटली हट गया, CST कंप्लीटली हट गया, कस्टम ड्यूटी स्टिल देयर, कस्टम ड्यूटी प्लस GST एंड सर्विस टैक्स भी कंप्लीटली हट गया। ओके, understood why we have introduced GST? Understood everyone? Yeah, so there were multiple taxes. Now to overcome those multiple taxes we have introduced this GST, that is goods and services tax। okay,
सो अभी ये डायरेक्ट पास हो गया क्या, ये जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, इसमें क्या होता था, मतलब अगर तुम्हारा समझो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टैक्सेस, ओके, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टैक्सेस. फॉर एग्जांपल, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ टैक्सेस दैट यू हैव? देयर इज इंटरस्टेट, सॉरी इंट्रास्टेट. इंट्रास्टेट मतलब क्या? विद इन द स्टेट. विद इन द स्टेट मीन्स महाराष्ट्र में से परचेस करके महाराष्ट्र में ही बेचा. देन यू हैव इंटरस्टेट. इंटरस्टेट मतलब क्या? आउटसाइड माय स्टेट. आई एम सेलिंग समथिंग outside my state. From Maharashtra, I'm selling to Gujarat. From Maharashtra, I'm selling to Delhi. I'm selling outside my state. And then you have international sale. International sale मतलब क्या? Outside country. That means either I am purchasing from outside country or I am selling it to outside, selling it to someone who is outside my country. Okay. So in GST जो इंट्रास्टेट था पहले, जिसको इंट्रास्टेट बोलते थे, उसको आज भी इंट्रास्टेट ही बोलते हैं. इंट्रास्टेट को आज भी इंट्रास्टेट ही बोलते हैं, मतलब विद इन द स्टेट है तो आज भी उसको विद इन द स्टेट ही बोलते हैं. इंटरस्टेट है उसको भी आज भी इंटरस्टेट ही बोलते हैं. ठीक है. बट जो इंटरनेशनल सेल है उसको भी हम क्या बोलते हैं? इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन. सप्लाई आई वुड से. Okay, so there is an intrastate supply and there is an interstate supply. तो पहले जो इंट्रास्टेट था, मतलब अगर तुम विद इन द स्टेट सेल या परचेस करते हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? इंट्रास्टेट सप्लाई. ओके. एंड अगर तुम विद इन 2 स्टेट्स करते हो तो उसको हम क्या बोलेंगे? इंटरस्टेट सप्लाई. ठीक है. इज दैट क्लियर? नाउ सिर्फ इंडिया ने ही जीएसटी अडॉप्ट नहीं किया है. ओके. देयर आर 160 कंट्रीज. Okay, there are 160 countries around the world who follow GST. Okay, there are how many countries? 160 countries. Which was the first country? France was the first country. Then in India, it was introduced on 1st July. And there are 160 more countries who follow the GST law, who follow the GST procedure. Okay. Now in GST, it is a dual process GST. Okay. GST क्या है इसके अंदर? Dual process. मतलब दो गवर्नमेंट इन्वॉल्व है. सेंट्रल गवर्नमेंट plus state government. In GST, 2 governments are involved, central government and state government. Now in central, when there are central government and state government, तो फटाक से हम लोग का जो एक्ट था वो पास नहीं हुआ गया. इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ा? 3 कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 3 आर्टिकल्स इंसर्ट करने पड़े. We needed to insert 3 articles. Okay, so 3 articles were inserted. Okay, so the first article was article 246A. Second was article 269A. And third was article 279A. ठीक है. So there were 3 articles which were inserted. 3 articles were newly inserted. 246A, 269A and 279A. 3 articles were inserted. तो 246A क्यों insert किया गया? So that parliament can levy, states can levy tax as well as the parliament, जो parliament है, they can levy tax on interstate supply. Okay, they can levy tax on interstate supply. So article 246A was levied so that central government, जो parliament है, they get the powers to levy tax on the interstate supplies. Okay, they got the powers to levy tax on interstate supplies. Now article 269, ये situation में क्या हो रहा था? ये जो situation हो रहा था उसमें क्या हो रहा था कि कौन से टैक्सेस गए? एक्साइज ड्यूटी गया. ठीक है. सीएसटी गया. सर्विस टैक्स गया. ठीक है. फिर उसके बाद जो वैट था वो गया. तो ये जो 3 टैक्सेस है ना वो सेंट्रल गवर्नमेंट पे थे एंड वैट जो था वो स्टेट गवर्नमेंट का था. सी रिमेंबर वन थिंग, ये जो टैक्सेस रहते हैं दीज आर रेवेन्यू फॉर गवर्नमेंट. ओके, ये जो टैक्सेस है दीज आर रेवेन्यू फॉर गवर्नमेंट. सो व्हेन गवर्नमेंट इज एबोलिशिंग दिस एक्ट, एबोलिशिंग दिस टैक्स, मतलब गवर्नमेंट को क्या हो गया? लॉस ऑफ रेवेन्यू हो गया, लॉस ऑफ इनकम हो गया. पहले उसको वैट कलेक्ट करके सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को
वैट कलेक्ट करके पैसा मिलता था। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, वैट हटा दिया, उसके जगह पे जीएसटी लेके आए, तो स्टेट गवर्नमेंट को तो लॉस हो गया। अब स्टेट गवर्नमेंट को पैसा कहाँ से मिलेगा? तो वो केस में क्या डिसाइड किया कि सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट बोथ विल टुगेदर डिस्ट्रीब्यूट द रेवेन्यू ऑफ जीएसटी। ठीक है, बोथ ऑफ देम टुगेदर, मतलब जीएसटी से जो भी इनकम आएगा दे विल डिस्ट्रीब्यूट इट अमंग देमसेल्व्स ऑन प्रोपोर्शनेट बेसिस। ठीक है, वो हम आगे के चैप्टर्स में देखेंगे कि वो लोग कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बट जीएसटी से जो भी इनकम आएगा दैट विल बिलोंग टू बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट। ओके, नाउ इन दिस केस तो आर्टिकल 246 में क्या लिखा हम लोगों ने, दैट पार्लियामेंट कैन लेवी टैक्स ऑन इंटरस्टेट सप्लाई। नाउ आर्टिकल 269 में क्या देखा, क्यों इंसर्ट किया गया आर्टिकल 269, टू लेवी इंटरस्टेट सप्लाई। मतलब आर्टिकल 269 में क्या बोला गया, दैट जो भी आईजीएसटी रहता है, आईजीएसटी मींस इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इंटीग्रेटेड मींस कंबाइंड। ठीक है, मतलब जो भी आईजीएसटी रहेगा, मतलब जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट का जो भी पैसा रहेगा दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, आईजीएसटी कलेक्टेड will be distributed among central government as well as state government. ओके, तो जो भी ये पैसा है आईजीएसटी कलेक्टेड इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग सेंट्रल गवर्नमेंट, अमंग सेंटर एज वेल एज स्टेट और यूनियन टेरिटरीज। ओके, एज वी ऑल नो वी हैव स्टेट एज वेल एज वी हैव यूनियन टेरिटरीज, तो जो भी पैसा रहेगा इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज state government. This was one point, and second point was parliament to decide. Here parliament will decide the place of supply. ठीक है, इसके ऊपर ये प्लेस ऑफ सप्लाई के ऊपर पूरा एक चैप्टर है आगे। ठीक है, प्लेस ऑफ सप्लाई एंड टाइम ऑफ सप्लाई, तो ये प्लेस ऑफ सप्लाई एंड टाइम ऑफ सप्लाई इन दोनों के ऊपर पूरा एक इंडिविजुअल चैप्टर्स है, वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर्स। तो इसका पावर किसको दिया गया, पार्लियामेंट को दिया गया। कहां से दिया गया, आर्टिकल 269 ने इंसर्ट करके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये आर्टिकल इंसर्ट किया सो दैट इनको ये पावर्स मिल सके। ओके, एंड जो भी आईजीएसटी जो भी कलेक्ट होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी दोनों में बटेगा। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट आया था आर्टिकल 279, तो आर्टिकल 279 में भी क्या किया गया अब इतना पूरा कमिटी, इतना बड़ा लॉ है, दैट इज जो भी जीएसटी जो भी लॉ बिठाया है तो उसके लिए क्या होना चाहिए, एक कंट्रोलिंग अथॉरिटी होना चाहिए। अगर जीएसटी बनाया है तो उसके लिए क्या होना चाहिए, कंट्रोलिंग अथॉरिटी होना चाहिए। देयर शुड बी अ कंट्रोलिंग अथॉरिटी हु विल लुक आफ्टर ऑल मैटर्स, हु विल लुक आफ्टर ऑल रिकमेंडेशंस, हु विल लुक आफ्टर ऑल रिकमेंडेशंस। मतलब फॉर एग्जाम्पल नाउ दिस इज द न्यूली टाइप इंट्रोड्यूस, तो वो केस के अंदर कौन से चीजों के ऊपर टैक्स लगना चाहिए, कौन सी चीजों के ऊपर टैक्स नहीं लगना चाहिए, then what all items should be included, should be excluded, how should the law work, then how returns should be filed, monthly, quarterly returns. There should be some authority who can give suggestions for making law, for making changes in law. That's why article 279 was introduced. क्यों किया गया introduced? For forming GST council. Okay, for forming the GST council. क्या किया गया, GST council बनाया गया। ठीक है, there was a, this is called as the federal body. तो एक GST council, federal मतलब क्या, made by the law, made by an act. तो इसको पावर्स दिया गया, आर्टिकल 279A इंसर्ट किया गया टू फॉर्म अ बॉडी विच इज कॉल्ड एज जीएसटी काउंसिल। ओके, सो जीएसटी काउंसिल इज लाइक अ body who will make recommendations. What they will do, they will make recommendations. They will make recommendations that what items should be taxed, what items should not be taxed, then how the returns should be filed, what all goods should be exempted, what all goods should be included. All those recommendations will be given by the, what should be the rate of tax, 5%, 10%, 20%. All these recommendations will be given by the GST council. Okay, is that clear? Now, if there is a council, then there should be a chairperson, right? So, who will be the chairperson here? Who will be the chairperson here? Union Finance Minister. Who is our Union Finance Minister now? Nirmala Sitharaman. Okay, she will be the chairperson of this council. Whenever there will be a meeting, who will be the chairperson? Our Union Finance Minister will be the chairperson of this council. Okay.
I hope everyone is clear. Yes. Yes, ma'am. Yeah. So when there is a council, so whenever there will be a meeting, who will head that meeting? Who will be the chairperson of that meeting? Union Finance Minister will be the chairperson. That is Nirmala Sitharaman will be the chairperson of that meeting. Now in that meeting, there will be a meeting. So there will be a discussion. There will be a agenda, right? तो हर डिस्कशन के अंदर क्या, हर मीटिंग के अंदर क्या होता है? देयर शुड बी अ कोरम. क्या होना चाहिए? कोरम होना चाहिए. मतलब एक मीटिंग स्टार्ट करने के लिए देयर शुड बी अ कोरम. कोरम मतलब क्या? मिनिमम नंबर ऑफ जो भी है मेंबर्स है, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स शुड बी प्रेजेंट टू स्टार्ट अ मीटिंग. सो फॉर जीएसटी काउंसिल द कोरम इज half. The quorum is half of total members. That means if GST council consists of 120 members, then if 60 members are present, then we can continue the meeting. Otherwise, they can't start the meeting. They have to adjourn the meeting. Okay. I hope everyone is familiar with this, right? So quorum. What will be the quorum? Half of the total members. So for GST council, what should be the quorum? Half of the total members should be the quorum. Okay. Now ये तो हो गया quorum का बात. Quorum होने के बाद the meeting will start. Now meeting will start. There will be an agenda to be discussed. For example, we take example of this marker pen. For example, this marker pen is not yet taxed. Okay. But नया agenda GST council feels that their tax should be levied on this marker. मतलब अभी तक इसके ऊपर tax नहीं लगता था. बट जीएसटी काउंसिल को लगा कि अभी से ये मार्कर के ऊपर 5% ऑफ जीएसटी टैक्स लगना चाहिए. सो दे आर डिस्कसिंग दिस मैटर इन द काउंसिल. नाउ देयर विल बी for the this decision and there will be against this decision. मतलब there will be people who will say कि हाँ ठीक है इसके ऊपर टैक्स लगना चाहिए and there will be people who will say कि नहीं इसके ऊपर टैक्स नहीं लगना चाहिए. तो in that case what will be the decision. तो उसके लिए डिसीजन के लिए there should be certain percentage to accept that decision. तो वो केस में क्या आएगा? 3/4. वो केस के अंदर क्या आएगा? 3/4 of the present voters. 3/4 of the present voters. आया समझ में? मतलब फॉर एग्जाम्पल जो मेरा जीएसटी काउंसिल है, ओके दिस इज एन एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल जीएसटी काउंसिल इज फॉर 100 मेंबर्स. टोटल काउंसिल मेंबर्स कितने हैं? 100. नाउ देयर इज अ मीटिंग गोइंग ऑन. तो जरूरी नहीं है दैट ऑल विल बी प्रेजेंट. सो आई वांट माय मिनिमम कोरम. हाउ मच इज माय मिनिमम कोरम? हाफ ऑफ द टोटल मेंबर्स. मतलब 100 का हाफ ऑफ द टोटल मेंबर्स. तो 100 का हाफ कितना आता है? 50. मतलब मिनिमम 50 members should be present in the meeting. Then I can proceed with the meeting. चलो उस दिन मेरे मीटिंग के अंदर 70 members were there. 70 members were present. ठीक है, 70 members are present and we were discussing the agenda about the taxation of this marker. Now what is my agenda? What is the recommendation of the GST council? That this marker should be taxed at 5% GST. Now out of this 70 members, if 70 का 3/4 people say yes, okay, then this decision will be accepted. Okay, so minimum passing percentage कितना है यहाँ पे decision के लिए? 3/4 should be present. Okay. Now out of this 70 100 का 3/4 नहीं. Obviously जिस दिन present voters जितने रहेंगे, मतलब मीटिंग में जितने लोग present रहेंगे हम लोग उनका ही percentage देंगे. तो जितने भी लोग present है उसका 3/4 people should be for my decision, in favor of our decision. Okay. Now out of this 3/4, now in India we have two governments, central government and state government. So out of this 3/4 उसमें क्या होगा? यूनियन का स्टेट मतलब सेंटर का स्टेट कितना रहेगा? सेंटर का स्टेट विल बी 1/3 एंड स्टेट का शेयर विल बी 2/3. ठीक है, ये 3/4 का सेंटर का कितना एक्सेप्टेंस होना चाहिए? 1/3 का. एंड स्टेट का कितना होना चाहिए? 2/3 का. Okay, that was about GST council. So these were the 3 articles which were inserted to make further GST. तो उसमें क्या था? आर्टिकल 246A, 246A, 269 है, 279 है. तो 246A क्या बोलता है? पार्लियामेंट कैन लेवी टैक्स ऑन इंटरस्टेट सप्लाई. पार्लियामेंट कभी टैक्स लेवी कर सकती है? ओनली ऑन इंटरस्टेट सप्लाई. सो वी आर गिविंग पावर्स टू पार्लियामेंट दैट दे कैन लेवी टैक्स ऑन इंटरस्टेट सप्लाई. 269A क्यों लिया गया? बिकॉज जब स्टेट के टैक्स एंड यूनियन के टैक्स दोनों कंबाइन होके जब एक जीएसटी बना, so there was a loss to state government. So in that case, central government came with the opinion that okay,
जो भी IGST का पैसा कलेक्ट होगा, it will be distributed among central government and state government, and parliament is to be given the decision. Parliament is given to be the choice that they can decide what will be the place of supply and value of supply. Now, to amend to for the smooth working of this act, for the smooth working of this law, there should be a authority. तो उसके लिए क्या किया गया? GST council बनाया गया. Now, GST council can make recommendations. This is important. GST council cannot finalize the law, cannot finalize the act. GST council can make recommendations. तो GST council will make recommendations. जो भी उनका डिसीजन, जो भी उनका चॉइस रहेगा, टैक्स लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए, तो वो मीटिंग कंडक्ट करके हु विल बी द चेयरपर्सन ऑफ दैट मीटिंग? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर. हु इज आवर यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर? निर्मला सीतारमन. शी विल बी द चेयरपर्सन ऑफ दैट मीटिंग. Then for a meeting there should be a quorum. तो quorum कितना रहना चाहिए? मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ 4 लोग मीटिंग में है और चलो मीटिंग स्टार्ट करते हैं. मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स शुड बी प्रेजेंट. So what is the quorum here? Half of the total members. Now for a decision, if it is in the favor, so what is the percentage of that favor decision? 3/4 of the present voters. How many present voters are there? उसका 3/4. लेकिन वो 3/4 के अंदर भी सेंट्रल का वेटेज कितना होना चाहिए? सेंटर से 1/3 आना चाहिए एंड स्टेट से 2/3 आना चाहिए. ओके, एनी डाउट्स? Yeah. Take 2 minutes and revise. If are you noting down all this? Yeah. Yes, ma'am. So just take 2 minutes and go through whatever we have written so far. And if you have any doubts, then ask me. Then we'll go further. That time I'll rub the board. Ma'am. Yes. Ma'am, explain the second article once more, ma'am. Second article, Article 269A. Yeah. See what happened now? Central government and state government. As we saw, union list, state list, and concurrent list. So in union list, there were some entries where exclusive powers were given to central government, and in state list, exclusive powers were given to central government. Now, by using those powers, what central government was levying excise duty, central government was levying CST, that is central sales tax, and central government was levying service tax. Okay, and state government was levying VAT. And ये जो CST भी था ना, वो लेवी सेंट्रल गवर्नमेंट करता था. मतलब CST एक्ट वाज मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, बट मनी सो फार वाज बिलोंगिंग टू स्टेट गवर्नमेंट. ठीक है. सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब क्या इमेजिन करने का? सीधा दिल्ली, मतलब सीधा मोदी. सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब फिलहाल के लिए यू हैव टू इमेजिन मोदी. ठीक है. एंड स्टेट गवर्नमेंट मतलब क्या? अपना रिस्पेक्टिव स्टेट का सीएम. महाराष्ट्र स्टेट का सीएम, दिल्ली का तो केजरीवाल सीएम हो गया, वैसा. तो स्टेट गवर्नमेंट. एंड सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब क्या? मोदी का पैसा, वैसा. Now central government में क्या, state government क्या act करता था? VAT act करता था. Now because of GST what happened? This central government was levying tax. Levying tax मतलब क्या? This was revenue of state government, right? This was revenue of state government. Now for GST, because GST came into force, ये VAT चला गया, ये CST चला गया, ये service tax चला गया. Previously central government was getting money from here. Now because of GST, state government is not getting any money from here. Here also जो CST का जो पैसा मिलता था वो भी अभी नहीं मिलेगा. Now no more CST, no more VAT. So state government is at a loss of revenue. Why? Because of GST. Correct? Understood so far? Now because of it is at loss, तो 269 insert किया गया, where Parliament told कि IGST से जो भी पैसा कलेक्ट होगा, it will be distributed among central government and state government. Now let me explain what is this IGST. Okay, everyone pay attention. Now what is this IGST? पहले we have seen two types of taxes, intrastate and interstate. Two types of sale, intrastate sale and interstate sale. When you are doing intrastate sale, तो उसके ऊपर आप लगाओगे CGST and SGST or UTGST. ठीक है. All these things we have to learn in the next lecture in detail. Okay. For now you understand कि अगर intrastate लगा उसके ऊपर लगेगा CGST. CGST मतलब क्या? Central Goods and Service Tax. SGST मतलब क्या? State Goods and Service Tax. And UTGST मतलब क्या? Union Territory Goods and Service Tax. ठीक है. एंड जो IGST रहेगा उसको इंटरस्टेट जो रहेगा, इंटरस्टेट मतलब क्या? से महाराष्ट्र टू गुजरात. एंड इंट्रा मतलब क्या? महाराष्ट्र टू महाराष्ट्र. सो इफ यू आर सप्लाइंग एनीथिंग महाराष्ट्र टू महाराष्ट्र, देन कौन सा टैक्स यू विल लेवी? CGST प्लस
SGST or UTGST. But if you are supplying interstate, that is Maharashtra to Gujarat, then you will levy IGST. So what Parliament told, ये तो CGST है, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो इसका पैसा किसके पास जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास. ये जो है वो SGST है, इसका पैसा किसके पास जाएगा? स्टेट गवर्नमेंट के पास. दिस इज यूनियन टेरिटरी, इसका पैसा किसके पास जाएगा? यूनियन टेरिटरी का. बट दिस इज IGST. IGST मीन्स इंटीग्रेटेड goods and service tax. IGST means integrated goods and service tax. Now in this situation ये पैसा किसके पास जाएगा? ये पैसा किसके पास जाएगा? ऐसे कोई भी हवा में बोल देगा कि थोड़ा तेरा थोड़ा मेरा, ऐसा चलेगा क्या? नहीं. That's why they have inserted this article, Article 269A, where they have given the powers to Parliament that ये जो भी पैसा रहेगा IGST का, it will be collected, जो भी collection होगा, it will be distributed among central government as well as state government. ओके. एंड ये जो सप्लाई हो रहा है, ये जो हो रहा है, इसका प्लेस ऑफ सप्लाई मतलब कहाँ से सप्लाई हुआ है एंड टाइम ऑफ सप्लाई, दिस powers are given to Parliament. Parliament will decide. These both are individual chapters in your syllabus. How to determine for a particular transaction, how to determine place of supply, and for a particular transaction, how to determine time of supply. These are two individual chapters. Okay. I hope you are clear. Yeah. Any doubts? Take 2 minutes and go through pages, whatever you have written so far. So what we have studied so far, when was the GST introduced? Okay, when was the GST introduced? First, it was introduced by France, and then it was introduced on 1st July 2017. There are 160 countries as well. It means GST सिर्फ इंडिया में नहीं है. There are 160 countries as well, which are levying tax on, which are following the GST just like us. Okay. Next, we have seen three lists: union list, state list, and concurrent list. Then who has the power? Union. In union list, central government has the power. State list, only exclusive powers are with state government, and in concurrent list, exclusive, there are no exclusive powers. They both are working together. Central government and state government both are working together. Okay. Then we have seen GST Council. GST Council will make recommendations. In 279A, GST Council will make recommendations that what all should be the item should be taxed, what all items should be not taxed, what should be the limit of taxation. Like if you are a trader, for example, if you are manufacturing this marker pen, but for example in whole year you are manufacturing only marker pens of only 10,000 rupees, you don't have a huge business, लेकिन आप manufacture कर रहे हो, then are you liable to pay GST? No, in that case no, because these are very small taxpayers. So small taxpayers nahi hai, there is a certain limit. Okay, all these things we will discuss in detail, but these are recommendations given by the GST Council. Okay. Okay. Next, we move further. Now, what is the GST? What do we mean by GST? GST is defined as, GST is a tax on supply of goods or services or both, but excluding alcoholic liquor for human consumption. ठीक है. What do you mean by goods and service tax? It is a tax on supply of goods और सर्विसेज. पहले क्या होता था, गुड्स के ऊपर अलग टैक्स लगता था, वैट और सीएसटी लगता था, एंड सर्विस के ऊपर सर्विस टैक्स लगता था. अभी वो दोनों को मर्ज करके क्या लेके आए हम लोग, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक ही. तो तुम गुड्स बेच रहे हो तो भी जीएसटी लगेगा, इफ यू आर प्रोवाइडिंग एनी सर्विस तो भी जीएसटी लगेगा. सो इट इज अ टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज
और both but excluding alcoholic liquor for human consumption. क्यों इसको exclude किया गया है? Why alcoholic liquor is excluded? Because it is exclusively state matter. Because it is exclusively state matter. ठीक है? It is exclusively state matter. That's why alcoholic liquor for human consumption is completely excluded from the GST, from the ambit of GST. Ambit of GST. It is completely excluded from the ambit. Ambit मतलब क्या? उसके उस circumference से alcoholic liquor for human consumption is out. ठीक है? Alcoholic liquor for human consumption is out. It is not within the ambit of GST. So tax is a tax on supply of goods or services or both, but excluding alcoholic liquor for human consumption. Now it is a tax on supply. ये जो सिर्फ एक word है ना supply, इसके ऊपर भी पूरा एक अलग से chapter है. Okay, not all transactions are supplies. What do you mean by supply? उसके ऊपर से अलग से पूरा chapter है. So ये क्या है? Tax on supply of goods or services. Of goods or services मतलब क्या? There should be a supply. If it is not supply, तो GST लगेगा क्या? नहीं लगेगा. तो इफ इट इज अ सप्लाई तो ही उसके ऊपर टैक्स लगेगा. ठीक है? देन इट शुड बी गुड्स एंड इट शुड बी सर्विसेज, तो ही उसके ऊपर जीएसटी लगेगा, अदरवाइज उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा. एंड अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन इट इज आउटसाइड द एम्बिट ऑफ जीएसटी, मतलब उसके ऊपर जीएसटी का क्वेश्चन आएगा नहीं. इसके ऊपर क्या लगता है? एक्साइज ड्यूटी लगता है. लिकर के ऊपर क्या लगता है? एक्साइज ड्यूटी लगता है. ओके, is that clear? Now there are 5 products. There are 5 products. Okay, now these are the goods. Alcoholic liquor is completely outside the ambit of GST, but there are 5 products, okay, which are first is petroleum crude, second is high speed diesel petrol. There is a petroleum crude, high speed diesel, motor spirit, which is also commonly known as petrol, motor spirit, which is also commonly known as petrol. Fourth is high speed normal natural gas, natural gas, and fifth is aviation turbine fuel. Aviation turbine fuel. ठीक है? These are the 5 products. कौन से है? Petroleum crude, high speed diesel, motor spirit, natural gas, and aviation turbine fuel. These are the 5 products which are within the GST, मतलब within the ambit of GST, but till now there is no tax levied on these 5 petroleum products. You can say this 5 petroleum products. Okay, so these are the 5 petroleum products which are within the ambit of GST, but till now zero rate है, zero rate. टैक्स है लेकिन क्या है इसके ऊपर जीरो रेट है. टिल नाउ देयर गवर्नमेंट इज नॉट लेविंग टैक्स ऑन दिस 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स. ओके, मतलब क्या हो जाएगा? सी अल्कोहलिक लिकर जो है ना वो तो कम्प्लीटली एक्ट के ही बाहर है. ओके, तो अगर गवर्नमेंट को ये एक्ट के अंदर लाना है तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा? एक्ट को अमेंड करना पड़ेगा. एक्ट को क्या करना पड़ेगा? द गवर्नमेंट विल हैव टू डू अमेंडमेंट इन दिस एक्ट इफ ही वांट्स टू ब्रिंग लिकर इनटू दैट एम्बिट. ठीक है? लेकिन ये जो 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, ये 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के केस में क्या आएगा? राइट नाउ दे आर विद इन द जीएसटी लॉ, दे आर विद इन द जीएसटी लॉ, बट फॉर द टाइम बिंग गवर्नमेंट इज नॉट लेविंग टैक्स ऑन दिस 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट. तो अगर इनको गवर्नमेंट को टैक्स में लाना है तो गवर्नमेंट को क्या पास करना पड़ेगा? नोटिफिकेशन पास करना पड़ेगा. क्या पास करना पड़ेगा? नोटिफिकेशन. ठीक है? लिकर इज आउटसाइड लॉ. If it wants to come in GST, government has to amend the act. Okay, these 5 petroleum products are in the act, they are in the law, they are in GST law, but right now government is not levying tax on these 5 petroleum products. So if government wants to levy tax on these items, then government has to pass the notification. I hope everyone is clear. These 5 petroleum products. तो ये 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर टैक्स लगाना है या नहीं लगाना है, ये भी कौन रेकमेंड करेगा? जीएसटी काउंसिल विल रेकमेंड. ठीक है? हु विल रेकमेंड? जीएसटी काउंसिल विल रेकमेंड whether they want to tax these rates, tax these goods, or they don't want to tax these goods. Okay, is that clear? Yes, ma'am. Yeah.
See, make the session interactive, okay? Just don't sit and observe. If you have any doubts, you can ask me on the spot. Okay? So we understood that law बनाने का powers कहाँ से मिलेगा? We have to take powers from the Constitution. From Constitution Article 246, we draw the powers to make law. In that, there were 3 entries. Now, out of these 3 entries, we understood that some previous acts were there were so many taxes, so to remove those taxes हम लोग ने क्या किया, we there were many problems faced by normal manufacturers or traders because of so many compliances. So to overcome those compliances, government introduced one nation one tax system, that is GST. Okay, now what we saw in this goods and service tax, it is a tax on supply of goods और सर्विसेज. सो हियर ये स्टेटमेंट से क्या पता चलता है, जीएसटी किसके ऊपर लगेगा, जीएसटी क्या है, टैक्स है, किसके ऊपर लगेगा, सप्लाई के ऊपर. मतलब हम जो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए, मेरे सप्लाई के डेफिनेशन में बैठना चाहिए. ठीक है, तो हम लोग को देखना पड़ेगा वेदर अ पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन इज सप्लाई और नॉट. फॉर दिस देयर इज अ डिफरेंट चैप्टर. नेक्स्ट, सप्लाई ऑफ व्हाट आर यू सप्लाई, you are either supplying goods or you are supplying services or you are supplying both. That means I can say if a particular item is goods, then only GST will be levied. If a particular item is not goods, then GST will not be levied. Can I say that? If a particular item is goods, then GST will be levied on that. If a particular item is not goods, then GST will not be levied on that. So for that you need to understand what is the definition of GST. What is the definition of goods? So goods is defined under section 2 subsection 52. Goods is defined under section 2 subsection 52. Okay, now goods include something, goods exclude something. Goods include something and goods exclude something. Okay, so goods will include something, goods will exclude something. क्या goods include करेगा, every kind of movable property. What is the definition of goods? Goods will include something, goods will exclude something. Exclude मतलब क्या, मतलब exclude में मैं जो भी लिखूंगी मतलब वो goods नहीं है. अगर वो goods नहीं है तो उसके ऊपर GST भी आएगा नहीं. ठीक है, तो जो goods है अगर हम उसका सप्लाई कर रहे हैं तो ही उसके ऊपर GST आएगा, अदरवाइज उसके ऊपर GST आएगा नहीं. ठीक है, so includes every kind of movable property. ठीक है, and second, but and it also includes actionable claims. What do you mean by actionable claims? Claims means those actionable claims means those claims on which you can take actions. For example, आपका bills receivable and bills payable हो गया. ठीक है, if anyone is giving you bills receivable and bills payable, that means you have a valid document. If the other party does not fulfill its promise, then can you take that document and go to the court and take action against that person on the basis of that document? That means that is your actionable claims. Okay, if you are having any debentures, if you have purchased or you are supplying any debentures, then in that case also debentures मतलब क्या, you are taking money from someone and you are giving them securities. Debentures is nothing but security. So if you are taking money and you are giving them securities, then in that case क्या होगा, for example if you don't return them money, debentures क्या होते हैं, redeem होते हैं. So if you don't redeem the debentures, if you don't give back their money, then they can take action against us, right? They can take action against us. Legal action I'm talking about. They can drag you to the court and they can take action against us. So उसको हम क्या बोलते हैं, actionable claims. Such claims on which actions can be taken. Okay, if you are having any claims, if you are having any bills receivable, bills payable, legal documents, if you are having anything in writing, and if other person does not fulfill the promise, then you can drag that person and take to the court for taking action. उसको हम क्या बोलेंगे, actionable claims. Okay, तो goods क्या क्या include करता है, every kind of movable property. word क्या use किया है, movable property. तो दूसरा कौन सा property होता है, one is movable, then other is immovable. Okay, so immovable property is not included in goods का definition. What is immovable property? Land and building. Okay, क्या है, land and building. It means on supply of land and building, GST will not be charged. Understood? Because land and building does not fall in the definition of
गुड्स इट इज नॉट गुड्स, देयरफॉर उसके सप्लाई के ऊपर जीएसटी लगेगा नहीं. Understood? So what is included only that will be taxable. Okay, so word का यूज किया है every kind of movable property. So every kind of movable property के ऊपर जीएसटी लगेगा. Second is actionable claims. Now third is grass. Third is grass and actionable claims, movable property, actionable claims, grass, growing crops and things attached. Okay, things attached to or forming part of land. Attached to or forming part of land which are agreed to serve, which are agreed to be served before supply. Okay. So one example I'll give you. You will understand this point. क्या लिखा है यहाँ पे? Grass and growing crops and things attached to or forming part of land which are agreed to be served before the supply. इसका example I'll give you. You all know paper. पेपर किससे बनता है? टिम्बर से. टिम्बर के जो वो बड़े बड़े झाड़ रहते हैं उसमें से पेपर बनता है. और अनदर एग्जाम्पल, यू नो शुगर. शुगर किससे बनता है? शुगर केन से. शुगर इज मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम शुगर केन. सो देयर इज अ फार्म ऑफ शुगर केन. ओके, शुगर केन का क्या होता है? खेती होता है. नाउ क्या होता है? शुगर केन फैक्ट्रीज, शुगर फैक्ट्रीज आर मोस्टली लोकेटेड नियर शुगर केन. Where the sugar cane is grown, sugar factories are mostly located nearby that. So what happens? Before that sugarcane starts growing, okay, sugarcane is grown, but before it is completely grown, sugar factories comes and make deals. They make deals with the farmers, okay, that this much plot in this much acre, for example in 1 hectare, how much ever sugar canes are grown, I will come. Who will say? Sugar factory owner will come and say to the farmer that in this 1 hectare, how much ever sugar canes are grown, I will come, I will cut and I will take those sugar canes. Okay, so even before those sugar canes are grown completely, they are already served to the factory owner. Okay, so these are the things forming part of land. Either you are supplying grass or you are supplying growing crops and things attached to or forming part of land. Another example in case of paper also, जो book papers रहते हैं. Now papers are made from timber का plant, okay, जो बड़ा बड़ा झाड़ रहता है वो सब. तो वो केस में क्या होता है? Now that timber का झाड़ takes some time to grow. तो वो जब अपने मिड एज में आ जाता है, अपने ग्रोथ के मिड एज में आ जाता है, दैट टाइम जो पेपर फैक्ट्रीज वाले रहते हैं, दे कम एंड दे मेक डील्स विद दिस फार्मर्स जो भी ग्रो कर रहे हैं, दैट दिस मच पार्ट विल बिलोंग्स टू मी. सो कितना भी उसमें झाड़ उगेगा, when it will be fully grown, I will come and I will take those. So they are served before supply. So I am already booking them. The factory wala is already booking those farmers, those they are booking those crops and all those things, and before supply only they are served. So they will be termed as goods. So वो जो supply करेंगे, that will come under the definition of goods, and if it comes under supply का definition, then उसके ऊपर tax लगेगा. Okay, is that clear? So goods include something, goods exclude something. Goods include क्या करेगा? Every kind of movable property, actionable claims, and grass and growing crops and things attached to or forming part of land which are agreed to be served before the supply. Exclude क्या करेगा? It will exclude money and it will exclude securities. Okay, securities मतलब क्या? Shares वगैरह. Securities means shares. Now money. What do you mean by money? अगर money, for example, I am giving you 100 rupees का note. I am giving you 100 rupees का note, and in return you are giving me 10 rupees का 10 notes. I gave you 100 rupees का note. In return you gave me 10 rupees का 10 note. It means, am I selling you anything? Did you sell me anything? That was just an exchange. What was that? That was just an exchange of money. That was just a change in denomination of money. So that doesn't comes under the definition of money. Understood? So anything when it is exchanged in money, money is exchanged for money, just there is a change in denomination, then it does not comes under the definition of money.
And securities, shares also doesn't come under the definition of goods. That means when you are purchasing and selling share, okay, when you are trading in shares, तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, उसके ऊपर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लगता है, उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता है, बिकॉज वो गुड्स के डेफिनेशन में नहीं आता है. ठीक है. सो वी आर सीइंग टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज. इफ इट इज अ गुड्स तो जीएसटी लगेगा, इफ इट इज अ सर्विस तो जीएसटी लगेगा. अगर गुड्स नहीं है तो जीएसटी भी नहीं लगेगा, सर्विस नहीं है तो जीएसटी भी नहीं लगेगा. तो सबसे पहले हम लोग ने पढ़ा डेफिनेशन ऑफ गुड्स. नाउ गुड्स इंक्लूड समथिंग, गुड्स एक्सक्लूड समथिंग. गुड्स इंक्लूड क्या करता है? एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, एक्शनेबल क्लेम्स, grass and growing crops and things attached to or forming part of land. And exclude क्या करेगा? Money and securities. What will it exclude? Money and securities. Okay, is it clear? Yes, ma'am. Yeah. Next we go for the definition of services. We have seen what includes goods and what excludes goods. Next we will see the definition of services. Okay, so what is the definition of service? It is defined under section 2102, 2 subsection 102. Okay, again same. Services also include something, exclude something. Include something, exclude something. Chalo. Now सबसे simple exclude. First item of exclude. What will service exclude? First thing and foremost thing, service will exclude goods. Because जो goods की definition है that cannot be service. Okay, common sense. What will it exclude? First thing, it will exclude goods, because what is good that cannot be service. Okay, so first thing which will include it is goods. And first then we see include. तो अभी service include क्या करेगा? This will include goods, money and securities. गुड्स, मनी एंड सिक्योरिटीज. वेरी सिंपल. गुड्स में भी हम लोग ने देखा था एक्सक्लूड क्या करेगा? मनी एंड सिक्योरिटीज. बट सर्विस के डेफिनेशन में क्या क्या एक्सक्लूड करेगा? गुड्स, मनी एंड सिक्योरिटीज. तो इंक्लूड क्या करेगा वो? फर्स्ट इज एक्टिविटीज रिलेटिंग टू मनी. ओके, सर्विस मतलब क्या? एक्टिविटीज रिलेटिंग टू मनी और इट्स कन्वर्जन, or its conversion. Okay, or its conversion from one currency to another, from one currency to another currency, for which separate consideration is charged. Okay, for which separate consideration is charged. Okay, example I will give you. First हम लोग ने क्या लिया था example? I am giving you 100 rupees. In return, you are giving me 10 rupees का 10 notes. Okay, so there is just a mere exchange of money. In this, there will be no GST. Another example. I am giving you 100 rupees का फटा हुआ note. Okay, stale note I am giving you. 100 rupees का फटा हुआ note I am giving you. In return, you are giving me 80 rupees. You are giving me 80 rupees. तो क्या हुआ ये situation में? The service which you provided, because my this 100 rupees का note has no value. It is a stale note. So it is a stale note, then it has no value. It has zero value. But I gave you. Then in return, what you told me, okay, I'll take for exchange. But in return, what you gave me? Only 80 rupees. मतलब 20 rupees you charged as a consideration. 20 rupees you charged as a consideration. ठीक है, एज अ कमीशन यू चार्ज. वी एक्सचेंज्ड मनी, वी एक्सचेंज द डिनोमिनेशन, बट बदले में 20 rupees you kept as your commission. Okay, so here there was an exchange, but for which there was a separate consideration, there was a separate value, there was a separate income which you got. Okay, so that this transaction will be considered as service. Okay, that means you have given me the change of money, you have given me the service of exchange of currency. Understood? So activities relating to the use of money, activities relating to the use of money or its conversion, use of money or its conversion from one currency to another, for which a separate consideration is charged. Is that clear? It is a kind of a service. ठीक है?
what I am giving you right now, it is a definition of service. You are going to pay me fees. So what fees you are giving me, in return of that I am using that fees, for which I am giving you another consideration, that is the teaching service. So that will come under the definition of service. Okay, and what will it exclude? Goods, money and securities. What will it exclude? Goods, money and securities. ठीक है? Is that clear? Yes, ma'am. Yeah. Definition Yes, of ma'am. goods and services. तो goods क्या होता है and services क्या होता है? तो अगर वो goods के definition में आता है, अगर वो service के definition में आता है, तो ही उसके ऊपर क्या लगेगा? उसके supply के ऊपर GST लगेगा. Otherwise उसके supply के ऊपर GST लगेगा नहीं. ठीक है? Is that clear? If it is included in the definition of goods as well as if it is included in the definition of service, तो ही उसके ऊपर tax लगेगा. Otherwise उसके ऊपर tax लगेगा नहीं. ठीक है? Okay, so previously now we have seen that this there were certain items we have seen alcoholic liquor is completely excluded. Okay, then we have seen that on 5 petroleum products which are leviable to tax, but right now there is this GST government is not levying any tax on the government. Okay, now what happened during that time? There is a tobacco. There is a tobacco. Now tobacco is called as sin products. Tobacco and tobacco substitutes. Tobacco and tobacco substitutes. These are called as sin products. Okay, these are called as tobacco and tobacco substitutes. These are called as sin products. Now because of this sin products, what happens? इसके ऊपर excise duty लगेगा. Excise duty लगेगा as well as GST भी लगेगा. ठीक है, इसके ऊपर क्या लगेगा? एक्साइज ड्यूटी भी लगेगा as well as GST भी लगेगा on tobacco as well as on tobacco substitutes. ठीक है? नाउ जो जीएसटी होता है, दैट इज अ जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स. डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स. व्हाट इज जीएसटी? इट इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स. डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स मतलब क्या? कि द पर्सन हु विल कंज्यूम द प्रोडक्ट, डेस्टिनेशन. अभी ये जो मार्कर है ये मैंने मैन्युफैक्चर किया. मैन्युफैक्चर करने के बाद आई एम मैन्युफैक्चरिंग, देन आई एम सेलिंग इट टू होलसेलर. Wholesaler is going to sell it to the retailer. Retailer is going to sell this to the ultimate consumer. So what is the destination of this marker? Ultimate consumer. This marker has reached to the ultimate consumer. So its destination is towards the consumer. So who will have to bear the burden? The ultimate consumer will have to bear the burden of this tax. Understood? Ultimate consumer, जो भी ultimate consumer रहेगा, they will have to bear the burden of this tax. Now we have seen there are different taxes जो previously थे. Previously there were multiple taxes because of which there were many problems, and because of which now new tax, this GST has been introduced. So what all are the taxes that have subsumed in GST? What all are the taxes that have subsumed in GST? Subsumed in GST मतलब क्या? Merged in GST. मतलब previously कौन से taxes थे जो अब क्या हो गए हैं? GST के साथ merge हो गए. मतलब they are now vanished and they are now merged with the GST. So उसमें क्या आएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्सेस एंड स्टेट गवर्नमेंट के टैक्सेस. तो सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ टैक्सेस लगाता था जो अभी हटा के क्या किया गया? जीएसटी लाया गया. स्टेट गवर्नमेंट कुछ टैक्सेस लगाता था जो हटा के अभी क्या किया गया? जीएसटी लाया गया. ओके, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में सबसे पहले कौन सा टैक्स सबसम्ड हो गया? सबसम्ड मतलब क्या? मर्ज्ड, which is merged in GST. So first is central excise duty. First क्या है? Central excise duty. But central excise duty is not completely merged. It is still levied on tobacco. Okay, tobacco के ऊपर आज भी central excise duty है. First is central excise duty. Next, second one is duties of excise, that is medical and toilet preparations. Duties of excise, that is medical and toilet preparation. So whatever the chemicals that are used in medical and toilet preparation, उसके ऊपर जो excise duty लगता था वो अभी merge होके किसके साथ हो गया है? GST के साथ हो गया.
ठीक है. Next were additional duties. There were certain additional duties of excise duty. जो भी अगर additional duties of excise, if there were any additional, if central government was levying any such additional duties of excise, वो भी सब क्या हो गए अभी इसके अंदर merged हो गए. ठीक है. Next fourth one is special additional duty of customs. Special additional duty of, these all are the taxes which were previously levied before GST, but now they all are merged with GST. Now these all taxes are vanished and they are now merged with the GST. Next, fifth one was this is special additional duties of custom. Okay. Next were countervailing duties. These are the special additional duties of custom. Next was special additional duties. There was only additional duties. Additional duties of customs. ठीक है. This was called as CVD. CVD. This was called as SAD previous. ठीक है. Next sixth was service tax. Service tax. Okay. Next was service tax. Is that clear? अब स्टेट गवर्नमेंट के कौन से टैक्सेस चले गए. ये सब किसके थे? सेंट्रल गवर्नमेंट के थे. मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ये सारे टैक्सेस लगाता था जो अभी वो फिलहाल नहीं लगाता. ये सब सारे टैक्सेस वैनिश हो गए एंड दे आर मर्ज्ड विद द जीएसटी. अब स्टेट गवर्नमेंट के कौन से थे? फर्स्ट वाज स्टेट वैट. ठीक है. सेकंड वाज सेंट्रल सेल्स टैक्स. Okay. First was state tax. Next was central sales tax. Next was luxury tax. ठीक है. Next luxury tax was IRID. Next was entry tax. Next was entry tax. Entry tax मतलब क्या? For example, you are going Surat. Okay, you are a trader of sarees and all, sarees and dress materials. Okay, you are suppose and you are going Surat and तुम सूरत से कोई माल ला रहे हो. You are bringing stock of sarees and Surat. You have a shop in Delhi. Now for selling in Delhi, you have a shop in Delhi. You are bringing sarees and dress materials from Surat and you are bringing to Delhi. So for entry of those sarees and dress materials into Delhi, you have to pay entry tax. Okay. So for bringing the stock, for bringing the goods into a particular state, that particular state used to ask for the entry tax. So this entry tax is also removed. Okay. Next was entertainment tax. Entertainment tax except levied by local bodies. Except levied by local bodies. That means local bodies still levy tax. Local bodies मतलब क्या? अपने यहाँ के municipalities वगैरह हो गए. तो जो भी municipalities है, they still levy tax. But जो overall state government का entertainment tax था, that is removed. Okay. Next was tax on lotteries and gambling. Tax on lotteries and gambling and betting. तो लॉटरी गैम्बलिंग एंड बेटिंग इसके ऊपर, लॉटरी बेटिंग एंड गैम्बलिंग इसके ऊपर जो टैक्स लगता था, जो स्टेट गवर्नमेंट लगाती थी, वो सब अभी वैनिश होके क्या हो गया है? ऑल दैट इज सबसम्ड इन जीएसटी. ओके. एंड अनदर वन इज टैक्स ऑन एडवर्टीजमेंट्स. See, so many taxes were in the hands of the state government and so many taxes were in the hands of the central government. These all taxes got vanished and they got merged with GST. Understood? So these all are the taxes which are removed. These all are the taxes which got subsumed into the GST. Any doubts? Yes? All are there? See, this is the introduction. Yes, That's ma'am. why the basic points, like you have to remember certain words, and it is a new topic, new all words you are getting familiar with a new word. So that's why might you get bored. But this is the basic. If you don't understand that why GST is introduced, then everything you won't understand. Okay, so first you need to understand that there were so many taxes because of which there were many problems, compliances, and that's why they came to one nation, one tax. And that what all were the taxes that were creating problems at that time, which got merged with the GST. Okay. Is that clear? Are you guys writing? Yes, ma'am. Yeah.
Yes, ma'am. Okay, so जो GST था now, as you all know that we have central government as well as state government. We have central government as well as state government. तो जब सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट जो भी पैसा आता है जीएसटी का वो दोनों में बटता है, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी बटता है, स्टेट गवर्नमेंट में भी बटता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? ड्यूअल जीएसटी मॉडल. What do we call it as? It is a dual GST model. When money is distributed among central government as well as among state government, then what we call it as? It is called as dual GST model. Understood? इसको हम क्या बोलेंगे? Dual GST model. And GST is applicable to whole of India. Applicable to whole of GST is applicable to whole of India. जैसे for example in Canada also GST is there, but for them there is not a dual GST model. So in Canada GST is optional. That is, whoever is manufacturing or whoever is trading, they have the option whether they want to accept the GST or they want to reject the GST. Understood? So, but in India, there is no such option. In India, if you are doing, then we are following dual GST model. So, there is a central government and state government involved. So, we have to apply GST. And it is applicable to whole of India, including the state of Jammu and Kashmir. Okay, in Jammu and Kashmir also, GST is applicable. They don't have the option whether they want to adopt it or they want to reject it. Okay, is that clear? Okay. Now, the one more thing which I wanted to share. Did ma'am send you any link for notes? No. No? Okay. No, ma'am. Just a second. There are some basic points I have shared with ma'am. She will share you after lecture, I guess. So I am sharing my screen and we will just go through it. Okay, means important things I have explained you here. Next, there are certain unimportant things which I have given you into the notes. You go through once. Okay, the things which we are writing in notebook, these are very much important. Like these things you can't skip at all. Okay, and after this there are some extra things which I have made in notes. You just go through those extra notes, then it will be sorted. Okay, but जो भी MCQs के related जितना भी सब important है, everything I am given you. Okay, so don't just whatever notes are given will be given to you, go through those notes at least twice. See, once we will do in class, एक बार तो class में सीख रहे हो तभी हो जाएगा. Second time every day I will take revision, so during revision हो जाएगा. Sorry? Yeah, recordings will also be given. So वो हो जाएंगे. And then whenever you want to revise, you can go through those recordings and you can understand, okay, whichever concept if you don't understand. तो वो हो जाएगा. But important is you should go through these provisions again and again because this tax is new subject for you. पहले कैसा होता था, मतलब फाउंडेशन में थोड़ा बहुत अकाउंट्स वगैरह रहेगा, लॉ वगैरह रहेगा, तो you are familiar with those things. But this tax is completely new to you. So all these terms are new for you. So until and unless you don't go through this 2 to 3 times, till that time you will not understand. Okay, you should get familiar with those words. So just a second, I'm sharing you with the screen. Give me a second. Huh? Yeah, so is it visible to everyone? Can you all see this? Yes. Yes, is everyone with me? If anyone is not there, then please send me message or unmute it and tell me.
Yes, ma'am. Yeah. Okay. So see, this is a basic summary of goods and service tax. First country to implement the GST, which was the first country to implement GST, was France. Okay. And in India, when was the GST rolled out? On 1st July 2017. Now India is the highest tax slab rate in the world, that is 28%. Now how much it was in Argentina, that you don't need to remember. But in India, how much highest slab rate कितना है? 28%. मतलब maximum goods and service के ऊपर कितना टैक्स लगता है? 28 is the maximum. Okay. अभी तक कितना लग रहा है? 28% is the maximum. Next, almost 160 countries around the world follow GST. Next, Indian GST, there are 4 rate structures. That is, there are different rates: 5%, 12%, 18%, and 28%, with cess on sin goods and on luxury items. On gold पे कितना टैक्स है? 3% is the tax rate. जीएसटी रेट कितना है गोल्ड के ऊपर? 3%. ओके. नेक्स्ट, नाउ जीएसटी इज कवर्ड फॉर जीएसटी. अभी जीएसटी जो है उसके लिए क्या किया गया है? एक्ट बनाया गया है. ओके. नाउ इन जीएसटी पीपल, हम लोग ने देखा ना, इंट्रा के ऊपर क्या लगता है? सीजीएसटी एंड एसजीएसटी. फिर यूनियन टेरिटरी रहेगा तो यूटीजीएसटी एंड आईजीएसटी. एज वी डिस्कस्ड इन स्टार्टिंग, अगर गवर्नमेंट को हमसे कोई भी टैक्स कलेक्ट करना है तो उसके लिए गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा? एक्ट बनाना पड़ेगा. राइट. ये टैक्स कौन लगता है? गुड्स के ऊपर. अभी जैसे हम ये मार्कर खरीदे, वो हम डिस्कस करेंगे आगे के चैप्टर्स में. जो यूनियन टेरिटरीज होते हैं ना, जैसे हम लोग ने देखा अभी इंट्रा स्टेट कौन सा है? अगर समझो इंट्रा स्टेट हुआ. इंट्रा स्टेट मतलब क्या? अभी ये मार्कर है. ओके. दिस मार्कर आई एम परचेजिंग मतलब जो महाराष्ट्र है, मिस्टर ए इज सेलिंग दिस मार्कर टू मिस्टर बी. Mr. A is selling this marker to Mr. B. Mr. A is in Mumbai. Mr. B is in Pune. ठीक है. तो मुंबई किधर आया? महाराष्ट्र में. पुणे किधर आया? महाराष्ट्र में. राइट. मतलब ये क्या हो गया? विद इन द स्टेट हो गया. तो इसके ऊपर क्या लगेगा? इंट्रा स्टेट लगेगा. क्या लगेगा? इंट्रा स्टेट. इंट्रा स्टेट टैक्स. इंट्रा स्टेट मतलब क्या? सीजीएसटी प्लस, सीजीएसटी तो लगेगा ही लगेगा, प्लस महाराष्ट्र क्या है? स्टेट है या यूनियन टेरिटरी है? स्टेट है. ठीक है. देयर आर, एज वी नो, देयर आर 7 यूनियन टेरिटरीज. ओके. ये सब जब नेक्स्ट जो चैप्टर है ना, चार्ज ऑफ जीएसटी, उसमें ये सब आने वाला है. कितने स्टेट्स है, यूनियन टेरिटरीज है वगैरह वो सब. ओके. लेकिन इंट्रा स्टेट, तो महाराष्ट्र क्या है? स्टेट है. तो इसके ऊपर क्या लगेगा? सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी. सी इफ यू रिमेम्बर, देन मैंने वहां पे क्या लिखा था? इफ इट इज इंट्रा स्टेट तो उसके ऊपर क्या लगेगा? सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी और यूटीजीएसटी. I have written CGST, I have written plus SGST और UTGST. So if it is a state तो उसके ऊपर SGST लगेगा. If it is a union territory तो उसके ऊपर SGST के जगह पे UTGST मतलब यूनियन टेरिटरी वाला टैक्स लगेगा. ठीक है. यही अगर वो पुणे में ना रह के वो दिल्ली में रहता था तो मुंबई कहाँ पे आया? महाराष्ट्र में. दिल्ली कहाँ पे आया? दिल्ली में. तो ये क्या हो गया? आउटसाइड स्टेट हो गया. तो वो क्या हो जाएगा? इंटर स्टेट. तो इंटर स्टेट के ऊपर क्या लगेगा? आईजीएसटी. कैसे लगेगा ये टैक्स? मतलब क्या? फॉर एग्जांपल ये जो मार्कर है, से एग्जांपल इट इज, उसका वैल्यू है 100 रुपीज. ठीक है. तो 100 रुपीज का तो मार्कर हो गया, प्लस इसके ऊपर क्या लगेगा? प्लस सीजीएसटी एट द रेट कितना परसेंट है? अगर समझो टोटल टैक्स रेट इज 18%. अगर टैक्स रेट इज 18% तो उसका हाफ जो रहता है वो सीजीएसटी रहता है एंड हाफ जो रहेगा वो आईजीएसटी रहेगा. मतलब 9%. दिस इज द आईजीएसटी का परसेंटेज. ठीक है. तो आईजीएसटी का परसेंटेज विल ऑलवेज बी एडिशन ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, एंड सीजी एंड एसजीएसटी विल ऑलवेज बी हाफ ऑफ आईजीएसटी. ठीक है. मतलब अगर ये पेन, ये जो मार्कर है, अगर मैं वो पुणे वाले को बेचती थी जब वो पुणे में रहता था, इफ आई एम सेलिंग दैट पर्सन इज इन पुणे, देन इट विल बी प्लस सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी at the rate of 9%, that is 9 rupees. That will be 118 rupees का bill I will give it to that person. 118 rupees का bill I will give it to that person. ठीक है. लेकिन उसके जगह पे अगर दिल्ली वाला पर्सन है, if I am selling the same marker to a person of Delhi, तो मैं क्या चार्ज करूंगी? वैल्यू will be same 100 but plus
IGST at the rate of 18%, 18 rupees, that will come to 180. आया समझ में? हाँ, तो रेट्स किसके ऊपर लगेंगे, रेट्स वगैरह किसके ऊपर लगेंगे एंड वैल्यूज किसके ऊपर लगेंगे. द कैमरा इज ऑन ना, राइट? Yes, ma'am. Yeah, so you can see the screen, PDF also and camera also. Yeah, okay, great. Understood everyone? Yeah. So what we were discussing कि ये जो GST ये जो कलेक्ट कर रहा है, ये जो गवर्नमेंट इज कलेक्टिंग टैक्स, वो केस इस गवर्नमेंट को कहाँ से पावर्स आएगा कोई भी टैक्स कलेक्ट करने के लिए? टैक्स इज एक्सटॉर्शन ऑफ मनी अंडर एनी लॉ. मतलब टू कलेक्ट CGST गवर्नमेंट शुड हैव एन एक्ट. To collect SGST, government should have powers from the law. That's why for CGST, government has made CGST Act. For SGST, government has made SGST Act. For collecting UTGST, government has made UTGST Act. And for IGST, government has made IGST Act. And there is one more act called as GST compensation. GST compensation to states. compensation to states मतलब क्या? ये अभी फिलहाल के लिए रेलेवेंट नहीं है, बिकॉज क्या हुआ था, जब पहले जैसे हम लोग ने देखा कि वो वैट और सेंट्रल सेल्स टैक्स वगैरह था ना, वो सब किसका था? स्टेट गवर्नमेंट का था. तो बिकॉज ऑफ GST स्टेट गवर्नमेंट को क्या हो रहा था? लॉस हो रहा था. तो अगर उनको लॉस हो रहा था तो वो टाइम पे जब GST 2017 में लाया गया, तो वो टाइम पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को बोला कि आपका जितना भी लॉस हुआ है, वी विल कंपेंसेट फॉर दैट. Okay, whatever loss is happening to you, we will compensate for that. That's why it is called GST compensation to states. But this is not relevant for your portion, even not for your final portion. Okay, so you have to remember only these four things. These ये act बनाया गया. This is an act. Okay, GST का it is an act, but it is not relevant. Okay, so there is CGST Act, there is SGST Act, UTGST Act and IGST Act, and this is also an act. So there are how many acts? There are 5 acts which the government has introduced. There are 5 legislations. Central Goods and Service Tax, everyone into the PDF. Central Goods and Service Tax, State Integrated Union Territory GST Act and GST Compensation to States Act. Understood? Now integrated GST and compensation cess and central government are charged by the central government. मतलब ये किसके पास जाएगा? Central. ये किसके पास जाएगा? Central. ये किसके पास जाएगा? Central government. This will go to state government and this will go to union territory, that particular union territory. Okay. Next we have seen, next क्या है? The taxable, all taxation policies and their implementations are based on the recommendations of the GST Council. जो भी government GST Council recommendations करेगा, उसके ऊपर all policies will be implemented. The taxable event under GST is supply. हम लोग ने definition में पढ़ा क्या था? Tax on supply of goods or services or both. So there should be a supply. If it is a supply, then GST will be levied. If it is not supply, then GST will not be levied. ठीक है? Next, GST bill was introduced under 122nd Constitutional Amendment Bill. इसमें important कौन सा point है? ये वाला 122nd Constitutional Amendment Bill, but passed under 101st Amendment Act 2016. Assam was the first state to ratify GST, but Telangana was the first state to pass the GST bill. Then GST Council will constitute in the headquarters of Delhi. The Union Finance Minister is the chairperson. These things we have discussed. Okay. State Finance Minister are the members of GST Council. 1st July will be observed as the GST date. Next जो threshold limit दिया है, we will discuss this in detail in the next chapter. जो 20 lakhs, 40 lakhs वाला है, वो सब हम आगे देखेंगे. Next है constitutional provisions. Article 246A, 269A, 279A. This also we have discussed. 246A क्यों होता है? पार्लियामेंट ताकि टैक्स इंटरस्टेट पे टैक्स लगा सके. 269A IGST का पैसा किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा एंड पार्लियामेंट विल डिसाइड प्लेस ऑफ सप्लाई एंड टाइम ऑफ सप्लाई. एंड 279A इज GST काउंसिल. तो GST काउंसिल हु विल बी द चेयरपर्सन? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर. कोरम विल बी हाफ ऑफ द मेंबर्स एंड डिसीजन विल बी टेकन for 3/4 of the total votes. जितने भी votes present है, उसका अगर 3/4 are in favor, then that decision will be implemented. Then out of that 3/4, 1/3 will be for union and 2/3 will be for the state. Okay. Next, 246A deals with the subject matter of laws made by the parliament and states. 254 with inconsistency between laws made
by the legislature of the states. That is not so important. 269A क्यों पास किया गया वो हम लोग ने देखा. 279A is full about GST council. They will give recommendations about taxes, cess, surcharge, कौन से subsumed हुए गए, exemption मतलब क्या, कौन से taxes हम लोग को exempt रखने हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ लेवी, अपोर्शनमेंट मतलब क्या, जो भी टैक्स का पैसा आ रहा है वो सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट में कैसे अपोर्शन किया जाएगा, थ्रेशोल्ड लिमिट कितना रहेगा, वो सब कौन रिकमेंडेशन देगा, जीएसटी काउंसिल रिकमेंडेशन देगा. देन कोरम एंड everything we have seen. Few pointers about constitutional. We know Constitution of India is the supreme law of India. Authority to levy a tax is derived from the Constitution of India. तो कोई भी टैक्स लगाने का पावर्स कहाँ से आएगा, कॉन्स्टिट्यूशन के पास से आएगा. नाउ टू ब्रिंग आउट जीएसटी लॉज गवर्निंग गुड्स एंड सर्विस टैक्स, हम लोग ने कौन सा आर्टिकल इंसर्ट किया, आर्टिकल 246A हैज बीन इंसर्टेड. नेक्स्ट आर फ्यू पॉइंटर्स फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2017. मतलब कौन सा जो आर्टिकल्स थे उनको अमेंड किया गया एंड कहाँ से पावर्स लिया गया. ठीक है. नेक्स्ट इज द डेफिनेशन. वी हैव सीन गुड्स का डेफिनेशन. गुड्स इंक्लूड समथिंग, गुड्स एक्सक्लूड समथिंग. व्हाट विल गुड्स इंक्लूड? Goods include every kind of movable property, actionable claims and growing grass, growing crops and things forming part thereof. Exclude क्या करेगा? Money and securities. Okay. Services क्या? Services include something, services exclude something. Exclude क्या करेगा? Goods, money, securities. Include क्या करेगा उसके अंदर? Any use of money, relating to use of money or its conversion and for which you are charging a separate consideration. ठीक है. नेक्स्ट अमेंडमेंट किया गया 7th शेड्यूल के अंदर. बिलो आर द 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स. ऑन दिस 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, नेचुरल गैस एंड एविएशन टर्बाइन फ्यूल. ऑन दिस 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, these 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आर विद इन द एम्बिट ऑफ जीएसटी. जीएसटी के अंदर है. मतलब अगर कल सुबह मोदी जी को उठ के लगा कि अभी मेरे को ये 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के ऊपर जीएसटी लगाने का है, तो वो सिर्फ एक नोटिफिकेशन पास करेंगे एंड इन 5 प्रोडक्ट्स के ऊपर जीएसटी आ जाएगा. लेकिन जो अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन है, दैट इज आउटसाइड जीएसटी. अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन इज outside GST. So if tomorrow Modi ji if central government feels कि अल्कोहलिक लिकर के ऊपर जीएसटी लगना चाहिए, then they have to amend the act. and act amendment करने के लिए किधर जाना चाहिए? वापस वही पार्लियामेंट का पूरा प्रोसीजर होगा. ठीक है. बिल पास करो अमेंडमेंट के लिए, उसका बिल पास करो, वो सब लेके आओ, फिर लोकसभा, राज्यसभा, उन सबसे परमिशन लो एंड तब जाके उसमें अमेंडमेंट होगा. बट जो नोटिफिकेशन जो ऑलरेडी एक्ट के अंदर है, दिस 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, they are already in the act, they are taxable, but right now government is not levying tax on those products. Okay, did everyone understood? Yes. Tarun, Shruti, Yes, Hazel, Nimisha. yes, ma'am. Yeah. And जो टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट्स है उनके लिए क्या होगा, जीएसटी भी लगेगा एज वेल एज उसके ऊपर एक्साइज भी लगता है. याद रखना, टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट्स इज लेविएबल फॉर एक्साइज एज वेल एज फॉर जीएसटी. ओके. नेक्स्ट सेक्शन 20 gives powers वगैरह. Then this is the custom. This the following diagram summarizes the erstwhile indirect taxation in India. मतलब पहले क्या था? See tax कौन से taxes थे? Custom, central excise, central sales tax, service tax and VAT. All these things were prevailing previously. So for Customs Act कौन सा tax law था? Customs Act 1962. कौन सा tax law था? Customs Act 1962. What was the taxable event? If you are importing anything or you are exporting anything, then उसके ऊपर custom duty लगता था. Who was collecting? Central government was collecting, and where it was given under 7th schedule of the Constitution of India. Okay, all these are the entries. This is 83rd entry, this is 84th entry, this is 92A entry, this is 97th entry. Okay. So custom duty, customs act था. Central excise के लिए central excise act था. कभी लगता था central excise act? when you are manufacturing or when you are producing anything, that time you have to pay central excise act. and who कौन लगाता था? who has the authority to collect tax? Central government. Next was central sales tax. तो उसके लिए एक्ट था सेंट्रल सेल्स टैक्स एक्ट 1956. वो कभी लगता था? व्हेन देयर इज एन इंटरस्टेट मतलब क्या? within 2 states. when there is within 2 states, then central sales tax लगता था, and that revenue belongs to state government. Service tax, Finance Act 1994, it was applicable on taxable services, and who had the authority to collect? Central government, and same goes for the VAT. Okay. Next, pre-GST tax structure for imports in place of exports, countervailing duties वगैरह were applicable. Then what was the problem for previous problems for
प्रीवियस रेजिम क्या क्या प्रॉब्लम्स था, इंटरस्टेट सेट ऑफ नहीं मिलता था, डबल टैक्सेशन होता था। डबल टैक्सेशन मतलब क्या है, हम लोग ने देखा था यही, अगर मार्कर, फर्स्ट एग्जाम्पल इफ यू रिमेंबर, इफ आई एम मैन्युफैक्चरिंग दिस मार्कर आई हैव टू पे एक्साइज ड्यूटी एंड देन व्हेन आई एम सेलिंग दिस मार्कर आई हैव टू पे वैट और सीएसटी। तो एक ही मार्कर के ऊपर डबल टैक्सेशन हो गया फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑल्सो एंड फॉर सेलिंग ऑल्सो। So these problems have overcome during the GST. Okay. Next, see this is administration. This if you don't remember like proper but ठीक है, but एक बार go through कर लेना. Okay. Administration मतलब सबसे top पे कौन रहता है, Ministry of Finance. Okay. Who is on the top? सबसे top पे कौन रहेगा, Ministry of Finance. After that there is a Revenue Department. Okay. After that CBIT. CBIT मतलब Central Board of Indirect Tax. Okay. CBIT means Central Board of Indirect Tax. Then there are different regions. Then there are zones. मतलब there is a hierarchy. Then there are commissionerates and then there are divisions. Okay. Ministry of Finance, Union Finance Minister, Revenue Department, who will head that department, Revenue Secretary, CBIT, Chairman and members, regions, Principal, Chief Commissioners, zones, Chief Commissioners, Commissionerates, Commissioners, Principal Commissioners, divisions and divisional officers. Okay. See all these things I have given in notes, so you have to go through this, you have to read this. Okay. Next, we have seen GST is implemented with an intention for supporting the Make in India initiative. GST is a consumption-based tax, that is destination principle. We can say it is a destination-based tax. Then what is the essence? It is for removing cascading effects, and the following subject matters are kept outside the purview of GST. Outside the purview of GST कौन सा है? Alcoholic liquor for human consumption, entertainment tax, then petroleum products, motor vehicle tax, electricity, property taxes such as stamp duty. Tobacco and tobacco products would be subject to GST in addition of the central excise duty. ठीक है. Next was about electricity. Electricity GST के एम्बिट में है बट उसके ऊपर नील रेट टैक्स है. ठीक है. इलेक्ट्रिसिटी जीएसटी के एम्बिट में है, मतलब कल को अगर गवर्नमेंट को उठ के लगा कि उसको जीएसटी लगाने का है तो दे कैन लेवी जीएसटी ऑन इलेक्ट्रिसिटी ऑल्सो. Okay. Then we have seen what all are the taxes subsumed under GST, what all central taxes are there and what all state taxes are subsumed. This we have gone through it. Okay. Next, what are the merits? Merits क्या क्या थे? There are different models discussed here. Australian model where tax is collected by the center and distributed to the states. So in Australian model, who will collect tax? Central, and it will distribute it to the states. Canadian model wherein there are 3 variants of tax. Then is Kelkar-Shah model based on Canada model wherein taxes are collected by center. However, 2 different rates of taxes are to be levied by the center and the state. Okay, so that is you just go through it. Considering the federal nature of Indian Constitution, India ने क्या adopt किया है? Dual GST model. What India has adopted? Dual GST model. Currently, Brazil and Canada also follow dual GST model, but Brazil is the only country in the world which follows a similar dual GST system just like us. But in Canada, they failed to achieve consensus among the states. मतलब not all states give permission for this ना कि चलो ठीक है आप मतलब dual GST करो. तो कनाडा में सब स्टेट्स का कंसेंसस मतलब सब स्टेट्स का परमिशन नहीं आया, इसलिए दे हैव वहां पे क्या है, जीएसटी इज एन ऑप्शनल एंड इट इज नॉट मैंडेटरी, बट इन इंडिया इट इज यूनिफॉर्मली एप्लीकेबल इवन इन जम्मू एंड कश्मीर. ओके, नाउ व्हाट आई वांटेड टू डिस्कस इन दिस इज दिस पासेज ऑफ जीएसटी इन इंडिया. ओके, तो इसमें आपको सिर्फ क्या याद रखना है, ये जो फर्स्ट है ना सबसे पहले कहाँ पे आया, ये ऑन 17th जुलाई 2000 इट वाज एम्पावर्ड कमिटी ऑफ फ्यू स्टेट मिनिस्टर्स. ठीक है, फिर उसके बाद क्या हो गया, इन 2004 ये जो केटीएफ है ना उसको हम बोलते हैं केलकर टास्क फोर्स. ओके, दिस इज कॉल्ड एज केलकर टास्क फोर्स. ठीक है, इन 2004. Remember these words are important. So who brought the idea based on VAT? Who brought the idea? Kelkar task force brought this idea about GST. Okay, so who was the first person, which was the committee which brought the idea of GST? That was Kelkar task force in 2004. Okay, which was the committee? It was Kelkar task force, remember this. And in November 2009 it was by FDP. Then in November 2012, first committee to design GST model headed by Asim Das Gupta. Then in March 13, what happened? GSTN by Infosys. Now there is a called as GSTN. मतलब क्या, अभी ये जो पूरा प्रोसेस है, पहले क्या होता था, सब कुछ बहुत ऑफलाइन होता था, बट ये जो जीएसटी का प्रोसेस है ये पूरा क्या हो गया है, ऑनलाइन हो गया. अभी हम लोग भी ना वी आर ऑल्सो हैविंग अ लेक्चर ऑन गूगल मीट. तो हाउ वी आर हैविंग लेक्चर ऑन गूगल मीट,
Who is managing this Google Meet? Google is managing, right? Similarly, जो भी GST के compliances होते हैं, all those are now online. All those are now online. Now how they are online? They are through GSTN. GSTN मतलब क्या? Goods and Service Tax Network. क्या बोलते हैं इसको? Goods and Service Tax Network. This is a site. This is a formation which किसने बनाया है? ये Infosys ने बनाया. This is handled by Infosys. ओके, इन्फोसिस इज वर्किंग. जो भी कंप्लायंसेस मतलब जो भी डेटा हम लोग यहाँ पे फीडिंग करते हैं, मतलब ये पूरा जो सॉफ्टवेयर है, पूरा जो वेबसाइट है, कौन सा? गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क. तो ये जो जीएसटीएन है वो कहाँ से कौन हैंडल करता है? इसको इन्फोसिस हैंडल करता है. मतलब दे ब्रॉट अबाउट दिस आइडिया दैट एवरीथिंग कैन बी डन ऑनलाइन. तो जो भी रिटर्न्स रहते हैं, जो भी टैक्स हम लोग सेट ऑफ करते हैं, वो सब कैसे होता है? जीएसटीएन के थ्रू होता है. जो भी अपने बिल्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल नाउ यू इमेजिन दैट यू आर अ मैन्युफैक्चरर और यू आर अ ट्रेडर ऑफ मोबाइल फोन्स. मतलब नॉर्मली यू हैव अ मोबाइल फोन्स का शॉप. ठीक है, आप कहाँ पे भी हो, आपके लोकेशन में यू हैव अ मोबाइल फोन का शॉप. नाउ एवरी डे यू विल सेल सम मोबाइल फोन्स. मतलब यू आर सप्लाई, यू आर डूइंग सप्लाई. आप कुछ सप्लाई कर रहे हो, तो वो सप्लाई कर रहे हो तो उसके बिल्स आएंगे. वो बिल्स का आपको क्या करना पड़ेगा? बिल्स के ऊपर टैक्स भरना पड़ेगा गवर्नमेंट के लिए, बिकॉज यू आर डूइंग सप्लाई. तो वो जो बिल्स रहते हैं वो सब क्या होंगे? ऑनलाइन गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क के अंदर इनपुट होंगे. ठीक है, जो भी डिटेल्स रहेगा बिल्स का, उन सब का डिटेल्स हम लोग जीएसटीएन के अंदर क्या करेंगे? इनपुट करेंगे. एंड उसके बाद हम लोग टैक्स पे करेंगे. तो ये जो भी ये जो साइट हैंडल कौन करता है? ये इन्फोसिस हैंडल करता है. ओके, सो इन मार्च 2013 जीएसटीएन was introduced by Infosys. Okay, then in December 2014, 122nd Amendment Bill was passed in Lok Sabha, then passed in Rajya Sabha. Then it was a draft in Rajya Sabha again. Then again on August 16 in Lok Sabha, 101 Amendment Act was passed and Parliament passed 4 bills on 12th April 2017. Okay, and it went for the President to give assent. जब तक President assent नहीं देगा तब तक कोई भी बिल एक्ट नहीं बन सकता है. तो बिल एक्ट कभी बनेगा? जब प्रेसिडेंट क्या करेगा? उसके ऊपर एसेंट देगा. आफ्टर पासिंग थ्रू लोकसभा एंड राज्यसभा, वो किसके पास जाएगा? फॉर एसेंट के पास जाएगा. इट विल गो टू द प्रेसिडेंट फॉर द एसेंट. आफ्टर प्रेसिडेंट गिव्स एसेंट, दैट बिल विल बिकम द एक्ट. एंड कभी एक्ट बना वो ऑन 1 जुलाई 2017. Okay, so what are the important parts from here? सबसे पहला केलकर टास्क फोर्स, that is 2004. You have to remember केलकर टास्क फोर्स. That point you have to remember. GSTN is done by Infosys, and then 122nd Amendment Bill and 101 Amendment Bill, Amendment Act. Okay, is that clear? Everyone? Yes, Any doubts? Any doubts you have? I will share all this PDF, MCQs, video lectures, everything will be shared to you. Okay, don't worry. Just what you have to thing you have to do is you have to study bus. And don't think that exam is in December. इतना टाइम है, अभी जून वालों का ही पता नहीं है, इतना पोस्टपोन होते जा रहा है. हमारा कभी होगा? दिसंबर ऐसे आ जाएगा, पता भी नहीं चलेगा. ठीक है, so at least if you are not studying 5 to 6 hours, then also it's fine. But make sure that every day's lecture you are revising. Okay, हर दिन का lecture at least you give. How much time it will take? It will only take 15 to 20 minutes. If today's lecture you are revising tomorrow, then it will take 15 to 20 minutes. If you are revising day after tomorrow, it will take half an hour. If you are delaying by 1 week, then it will take 1 hour to 2 hours. Okay, so it's on you how much time you want to save. Okay, now in that, let us do some MCQs, and after this I will discuss one important concept and then we will end the lecture. Okay, I hope everyone has the notes. Take 2 minutes and go through the notes. Lecture is till 9:30, right? You guys want break? Okay. Yes, you want break? Yeah, take 5 minutes break and then we will solve some MCQs. Okay, everyone take 5 minutes break, then we will solve MCQs.